हम आपका जो चैप्टर शुरू करेंगे आज, इंट्रोडक्शन, क्लास 9th 10th में आप एटम को लेके जितनी भी मिथ लेके आए हो उस मिथ को तोड़ना है। हमारा एनसीईआरटी अगर हम उठाएं तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर पहला उठाएंगे। वाई? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता एटम क्या है, तब तक मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता सकती। तो आपको जो एटम पता है, जो आप लेके आए हैं 10th क्लास से, मैं उसको पढ़ाऊंगी। और फिर अभी सारा 9 10 से रिलेटेड जितना आपको आता है वो, और थोड़ी देर बाद आई विल बी टेकिंग एन एक्सपेरिमेंट विद यू। कोई जानता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसने देखा है, या क्या होता है इलेक्ट्रॉन, कैसे पता लगा होगा इलेक्ट्रॉन? एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट? इतना तो पता होगा, आप एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर रहे हो। आप ये बताते हो पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 2 हैं, कुछ इस तरह से आप हमें कॉन्फ़िगरेशन देते हो। इलेक्ट्रॉन के बारे में मेरी क्लास क्या जानती है? रैंडमली जस्ट कुछ जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में स्पेलिंग के अलावा? नेगेटिवली चार्ज, और कुछ? नेग्लिजिबल मास, और कुछ? ओके, और कुछ? मास, चार्ज, नेग्लिजिबल मास। तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े आपने मेरे को बताए हैं, इन सभी टुकड़ों को आज हम जोड़ेंगे। क्योंकि मैं जब 10th में थी, ऑनेस्टली मेरे को इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास नहीं आता था। मुझे, मतलब, यू कैन जज मी, राइट, यू कैन जज मी ऑन दिस, बट मेरे को इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास नहीं आता था। और मैंने क्लास 9th में मॉडल बनाया था। हमारे टाइम मॉडल बहुत बनाने पड़ते थे। तो एटम का मॉडल हमें जब बनाने को कहा हमारी मैम ने, तो मैंने क्या बनाया बताना? क्या आपकी भी इमेजिनेशन वही है जो मेरी थी? कितनी बकवास थी, बट थी। जो जैसा किताबों में पढ़ा वैसा उठा लिया। और मैं तो लखमीर सिंह बुक की बहुत ज्यादा बड़ी फैन थी, बाद में पता चला उस बुक ने मुझे बहुत बिगाड़ दिया। आप में से किसी ने पढ़ी है लखमीर सिंह? गुड, पढ़िए भाई, उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन है। आ गया? यज्जत आ गया? कर दिया? यज्जत, मेरी आवाज और यस मेरा मैम। स्क्रीन दिख रहा है बच्चे? यस मैम। चलो परफेक्ट है। थोड़ी देर में अगर कंफर्टेबल फील हो तो कैमरा ऑन कर लेना। आवाज मैम थोड़ी सी कम है। आवाज कम है? तुम्हारा जरा स्पीकर ऑन की वो करो, उसको चेक करो। यहां से काफी अच्छी है आवाज। तुम एक काम करो, मैम आ अपने रही वहां है जो, आवाज। हाँ, आ रही है आवाज, क्लियर है। क्लियर है ना? और अगर कम लगे तो बताना हमको, ठीक है? ओके मैम। ओके, चलिए। सो मैंने 9th क्लास में एटम का मॉडल क्या बनाया, लेट मी टेल यू। और क्या आप भी एटम वही लेके आए हो? जो कितनी बड़ी मेरी इमेजिनेशन गलत थी, बट वही वही चेक करनी है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ पाइप्स ऐसे लिए जो कि थोड़े फोल्ड हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल। बीच में एक रेड कलर की बॉल को आधा काट के एक कार्डबोर्ड पे चिपका दिया। वो मेरा न्यूक्लियस हो गया, और उस पे मैंने मार्कर से पॉजिटिव पॉजिटिव बना दिया, जो मेरे को समझ आई। फिर मैंने कुछ फ्लेक्सिबल से पाइप्स लिए, जो इस तरह से उसी कार्डबोर्ड पे चिपकाए। ठीक है? वो आप भी वही शायद सोच के आए हो, बट स्टिल वी कैन हैव डिस्कशन ऑन दिस कि आपकी इमेजिनेशन में एटम क्या है। मेरी में तो ये था, पहला सर्कल मैंने ऐसे बनाया, राइट, पाइप से। फिर मैंने दूसरा सर्कल बना दिया। फिर मैंने, चलो इसके बीच में सेट कर दे, तो तीसरा बना दिया। 3 सर्कल बनाए मैंने। और जब चिपकाए तो फिर मैंने टेबल टेनिस की बॉल्स ली, एक ही कलर की, आधी आधी काट के। पहले वाले में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन चिपकाए, दूसरे वाले में जो भी मैंने एक एटम पकड़ना है, मैंने बोरोन पकड़ना है, मैंने सोडियम पकड़ना है, उस हिसाब से लगा दिए। दूसरे वाले में कितने लगाए? 8। और तीसरे वाले में कितने लगाए? 1 2 3, जो भी मेरे को समझ पड़ी। माय पॉइंट इज, क्या आप भी सोच लो, कार्डबोर्ड नहीं है पीछे, तो क्या आप भी यही सोचते हैं? बीच में ऐसे ऐसे, बीच में मेरी मुट्ठी एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक कुछ तो है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसके अगले में 8 घूमते हैं, उसके अगले में 1 या 2 घूमते हैं। क्या किसी के पास इस इमेजिनेशन के अलावा कुछ और है? यही सोचते हैं एटम, या कुछ और? फील फ्री, साइंटिस्ट की तरह सोचो बच्चों। यही सोचते हैं, ये मान लूं ऐसा ही होता होगा। मैं यही सोचती थी 9 10th में। बाद में जाके आंखें जबरदस्त खुली मेरी कि ये एटम क्या था और एक्चुअल एटम क्या है। मैं वो गैप भरूंगी आपका इस चैप्टर में। सबसे आ जाओ जी, सबसे पहले हम पकड़ेंगे वो एटम जो आप क्लास 9th 10th से लेके आए हुए हैं, राइट?
तो जरा उस चीजों को पकड़ते हैं हम लोग। आजो जी। यजत, अब आवाज क्लियर है? धीमी तो नहीं है बच्चे? नो मैम, क्लियर है। चलो परफेक्ट। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग जस्ट इंट्रोडक्शन। जो आपको पता है, कुछ चीजें आपको यहां मैं लिखवाऊंगी, वो आपको लिखनी होंगी, पूरी 11th और 12th में वो इस्तेमाल होंगी। सबसे पहली चीज आपको, एटम क्या है, उसी पे अब दो लेक्चर तो उसी पे चलने हैं। एटम क्या है? एटम आप लोग डाल्टन के हिसाब से जानते हो, बोहर के जिसके भी हिसाब से जानते हो, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं लिख रही। राइट। एटम एक, मैं बोल रही हूं फिर बाद में लिखेंगे, पहले सुनना, चेक माय स्टेटमेंट। एटम एक किसी भी चीज का सबसे छोटा कंपोनेंट है। सबसे छोटे कंपोनेंट, सबसे छोटे मैटर के सबसे छोटे हिस्से को, मैं मैटर को तोड़ती जाऊं तोड़ती जाऊं तोड़ती जाऊं, सबसे एंड में जो बचता है वो बचता है एटम। इस एटम को नाम जो एटम दिया वो साइंटिस्ट डेल्टन ने दिया, लेकिन उससे पहले इसको एक नाम दिया जा चुका था, परमाणु। और परमाणु नेम जो है वो, यू मस्ट बी नोइंग, वो इंडियन ऋषि मुनीज की तरफ से कॉइन किया हुआ था कि सबसे आखिरी चीज जो सृष्टि की है वो परमाणु है। बट तब तक कोई इंटरनेशनल काउंसिल होती नहीं थी कि हम उस पर रजिस्टर करें। देयर वाज नो इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ साइंस और समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए जब डेल्टन आए, उन्होंने उसी चीज को एक प्रॉपर थ्योरी और पॉस्टुलेट की फॉर्म में प्रेजेंट किया, और वो डेल्टन थ्योरी आपको पढ़ाई गई। अब आपको नहीं पढ़नी डेल्टन थ्योरी, अगर पढ़नी भी है तो मैं पढ़ाऊंगी यहाँ पे। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है? ठीक है जी, क्लास 9 से जो एटम लेके भेजा है, पहले उसे इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे, क्या कमी है, क्या है, कैसा है, एनीथिंग। सबसे पहली चीज, रदरफोर्ड तक क्लास 9th में आपको बता दिया। बोहर इस साल दोबारा पढ़ना है पूरा। तो आपकी क्लास 9th का बोहर कुछ नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ रदरफोर्ड चाहिए, वही याद दिला रही हूं आपको। बोहर के ऊपर यहाँ 4 लेक्चर लगेंगे कम से कम। तो बोहर को सपना आया था ऐसे 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 हो रहा है, वो सारा सपना क्या आया था उसको, वो बात करेंगे। उसको कैसे ख्याल आया कि एटम ऐसे होता है, किसने जाके देखा कि ऐसे कुछ छल्ले से बने हुए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? नो। बोहर तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है पहले, फिर मैं बोहर पे जाऊंगी। तो पहला 10 दिन हम रहेंगे रदरफोर्ड की कमी और बोहर का इजाद। उसके बीच में जो 50 साल थे, क्या क्या ऐसी चीजें आई जो हमें रदरफोर्ड को डिस्क्वालीफाई करके हमें बोहर को पकड़ना पड़ा। राइट। तो अब अगर मैं समझू, एटम में 3 चीजें होती हैं, ये रदरफोर्ड ने बता के भेजा है आपको, कि बिल्कुल सेंटर में एक हाईली डेंस कॉम्पैक्ट बॉडी मौजूद है। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत छोटी, डेंस मतलब बहुत भारी, और हैवी। ऑफ कोर्स, डेंस हैवी कॉम्पैक्ट बॉडी है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या 2 चीजें होती है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? नेग्लिजिबल मास वाला इलेक्ट्रॉन। ये आपको क्लास 10th में बता के भेज दिया। अब इसमें जो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स आपको पता हैं, एम आई राइट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एटम के इधर की साइड आ जाना बच्चे। एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं। ये जो एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जिसने भी थोड़ा बहुत शौक में इंसाइक्लोपीडियाज में या साइंस बुक्स में कहीं कबीर वालों ने बताया, जो अच्छा बता के भेजा है, एक एटम को मैं तोड़ूं कितने पार्टिकल निकलेंगे? 3 तो आपको पता है, कोई गट फीलिंग, कोई गेस? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक का मतलब एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो 3 तो आपको बता के भेजे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एनी गेस कितने होते होंगे? इंटेलिजेंट गेस ही सही, गेस बोल रही हूँ इसलिए सही गलत न्यूक्लियन। का। हाँ जी। कहां से आया न्यूक्लियॉन्स? बिल्कुल सही आया है। न्यूक्लियन। यजत। यजत, ओके। यस, न्यूक्लियॉन्स। ओके, और चौथा आ गया न्यूक्लियॉन्स। और कुछ सुनाओ। गुड। यस, यहाँ क्लास में अभी तक किसी से आया नहीं था। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल? ये बहुत सारी कॉमिक, बहुत सारी एनिमेशन मूवीज, पॉजिट्रॉन, बहुत से कैरेक्टर ऐसे। हाँ जी, सारे। तो पॉजिट्रॉन के अलावा कुछ और? ये नाम सुने हैं ना पॉजिट्रॉन आपने? कहीं ना कहीं किसी एनिमेशन में बच्चों के जो पता नहीं हीरोज जो बना रखे हैं कॉमिक्स में या टॉयज में, उसमें ये नाम पकड़े हुए हैं, बड़े लेटेस्ट ट्रेंडिंग नाम है। कुल मिला के 27 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। आप 3 बताया है।
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। 27 के 27 नहीं बताएंगे इन 2 साल में, उसके लिए आपको मेरे बराबर पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन पे जाना पड़ेगा। बट 10-11 तो आपके सामने इसी चैप्टर में हम ला देंगे। मेसॉन्स, पाई मेसॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं। तो डेल्टन को तो उड़ा ही दिया ना हमने। आप कहते हो एटम सबसे छोटा है, हमने एटम को तोड़ के 27 और छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर से निकाल दिए। तो डेल्टन को तो हम कब का बाय बाय बोला है, और ना हमने पढ़ना है ना हमारा सिलेबस है। सो अब मैं आती हूँ, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल आपके पास आज की डेट में है। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बताते हैं? वो अभी किसी ने बोला भी था, -1.6, आगे नहीं लिख रही मैं, बहुत लंबी डिजिट है, इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। राइट, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्टली सेम बट ऑपोजिट। प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, ये आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए अब। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या लिखूं बच्चों? 0। तो लिख लीजिए न्यूट्रॉन के नीचे चार्ज क्या है? 0। न्यूट्रॉन का चार्ज लिख लीजिए 0। तो ये हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? चार्ज। आज के बाद आपको ये याद होना चाहिए, एंड यू हैव टू राइट इट फॉर अ पर्पस। आज की टेस्ट में आपसे गलती मैं करवाऊंगी एक, ठीक है, इसी में एक गलती करवाने वाली हूं। देन कम्स इनके मास। क्या किसी को नहीं भी आइडिया तो मैं बता ही रही हूं। खैर, मैं आपको इलेक्ट्रॉन का मास लिख के दे रही हूं, जिसको आइडिया हो वो आए, अगर मैंने गलत लिखा हो तो। 9 पॉइंट, एनी आइडिया? मास ऑफ जी। बस अब यहां मुझे एक चीज पूछनी है जो मेरा हमेशा का डाउट है, यूनिट केजी की ग्राम। हाँ, दैट्स एएमयू नहीं है। एएमयू आएगा, हाँ जी, पूछ रहे हो, बता रहे हो कहां से आया, तो ये भी नहीं पता। केजी। केजी। एवरीवन, कोई और बताएगा ये केजी में है कि ग्राम में है? ग्राम। ओके, चलो बात करो, बताओ। मैं दूसरा भी लिखती हूँ, चलो हिंट। तो मैं इलेक्ट्रॉन का मास ये लिख सकती थी, उसको मत लिखना अभी, अभी आपसे बात कर रही हूँ। 9.31 इंटू 10 की पावर -28। कौन सा केजी में होगा, कौन सा ग्राम में? हम नीचे वाला केजी में हो। नीचे वाला केजी में और ऊपर वाला यजत। ग्राम में। अच्छा, ऊपर वाला ग्राम ऊपर में, वाला नीचे ग्राम। वाला केजी में। एक बार दोबारा सोच लो, आप लोग भी दोबारा सोचो, अगला कह रहा है। यजत कर दे जो कह रहे हैं ये लोग, कि तुम उल्टा कह रहे हो। केजी और ग्राम। भाई ग्राम वाला बड़ा होगा ना यजत, 10 की पावर -28 इज बड़ा एज कंपेयर टू 10 की पावर -31। नहीं यस मैम। क्लियर? हाँ, बस तो ये ध्यान रखना। चलिए, आपने जो है इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कशन के थ्रू एक मैसेज आपको मिल गया होगा। आप कंफ्यूज होंगे जब हम केजी और ग्राम में आपको थोड़ा सा बार बार पूछेंगे, तो यू विल थिंक यार कि हम गलत तो नहीं है। और मेरी क्लास में अक्सर ये होगा, आई विल ट्राई टू डू मिस्टेक सो दैट यू कैन ट्राई टू पिक। वो बहुत बढ़िया तरीका लगता है पर्सनली मुझे, कि आपको एक प्रेशर आता है कि यार ये कुछ कुछ है, इसमें गड़बड़ हो रही है जो मेरे को पहले से पता है, या तो मेरी मेमोरी खराब है या सामने वाले ने कुछ गड़बड़ की है। सो आई विल बी डूइंग इट एनीवेज। इलेक्ट्रॉन का मास आपके पास आ गया। प्रोटॉन के मास की बात करूं, कोई मेरी हेल्प कर सकता है? यहाँ मुझे एक्सपेक्टेड है नहीं वैसे, बट स्टिल अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूं, कैन समबडी हेल्प मी? अभी थोड़ी देर में आपको बुकलेट दूंगी मैं। कैन समबडी हेल्प मी? हल्का होता है कि भारी? भारी। कितना भारी, कुछ आइडिया? काफी भारी। बस इसी के बारे में मुझे आपको बताना है कि कितना भारी होता है। 1 पॉइंट लिखिएगा प्लीज। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। इतना भारी। ये कोई ज्यादा भारी तो नहीं लग रहा है, बट बात करते हैं। 1.67 इंटू की पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का मास,
सॉरी, चार्ज इज 0 और न्यूट्रॉन का मास इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। ये याद होना चाहिए। अब मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है, कोशिश करना गर्ल्स, आई नीड आंसर। सब कुछ तुम्हारे सामने है। न्यूट्रॉन के केस में चार्ज को ना ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे प्रोटॉन की बात करूं, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, चाहे न्यूट्रॉन की बात करूं, चाहे बचे हुए और 24 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूं, चार्ज को मैं ई बोलूंगी पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है? चार्ज इज ई। न्यूट्रॉन के केस में कैन समबडी सजेस्ट मी ई बाय एम रेशो क्या होगा गर्ल्स? न्यूट्रॉन के केस में ई बाय एम रेशो क्या होगा? क्या मुझे कैलकुलेट करके दे सकते हैं? 1 मिनट लीजिए बेशक। इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट की 0। फिर सोचो, अरे यार दोबारा सोचो, इतनी जल्दी नहीं। चार्ज की वैल्यू तो पुट करो, 0 डिवाइडेड बाय मास। अगर आप पहले ही यहां 0 पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय मास इज 0, हाँ डिवीजन में नीचे 0 अगर आ गया तो यू विल बी सेइंग इनफाइनाइट। तो चार्ज बाय मास रेशो अगर मैंने न्यूट्रॉन का पूछा तो फटाक से बता दिया। बॉयज, प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट एंड टेल मी। प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशो, आई अप्रिशिएट अगर कोई पेन ना यूज कर रहा हो। दैट 1 into 10 की पावर 8। लेट मी चेक विद अदर्स। प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशो, टेक योर टाइम, जरूरी नहीं है किसी ने फास्ट दे दिया तो मेरे को भी फास्ट देना है। मेरे जैसे स्लो लर्नर हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। स्लो मीन्स रिटेंशन, ठीक है? सो टेक योर टाइम। प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशो, बट आई अप्रिशिएट द स्पीड यू अटेम्प्टेड। आई एम वेटिंग। 10⁸ ही है अप्रॉक्स, है ना? क्योंकि ये तो ऐसे ही कट रहा है यार। प्रोटॉन का चार्ज बाय मास में 1.6 और 1.6 तो वैसे ही कट रहा है। मेनली तो क्या आना है ऊपर, 10⁻⁻19, और नीचे क्या आना है, 10⁻⁻27। अब इतना ही तो करना था, इसको लेके जाना था मैंने ऊपर। 10⁻⁻19 ऊपर जब ये जा रहा है और बेस जब सेम होता है तो पावर्स का क्या होता है वो देखते हैं। 10⁻⁻27 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁻+27। जब बेस सेम होता है तो पावर्स का एल्जेब्रिक सम होता है। 27 में से 19 घटा दीजिए, आपको 8 मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 10⁸ चार्ज बाय मास रेशो। तो चार्ज बाय मास रेशो किसी का भी आपसे पूछे, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर चार्ज पता है, मास पता है, तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चार्ज और मास पता लग गया। आज के क्लास के एंड में टेस्ट होगा, सो यू नीड टू लर्न दीज वैल्यूज, राइट? चलिए अब रदरफोर्ड मॉडल से शुरू करते हैं। और मेरी तरफ से एक सवाल है जो मुझे बहुत सालों से तंग कर रहा है, और मैं शायद करीबन 18 साल से अपनी हर बार +1 की शुरुआत में बैच में पूछती हूँ इस सवाल का जवाब, कि मैं नहीं ढूंढ पाई। शायद कोई बच्चा मेरे को वो जवाब दे दे। रदरफोर्ड जिंदा है नहीं, वरना मैं उनसे पूछती। तो आप लोग 9-10 फिर रदरफोर्ड पढ़ के आए, शायद मेरी हेल्प करें। मेरे को चाहिए, क्या अंदाजा है आपका इसके सवाल के लिए, आप क्या जवाब देंगे? रदरफोर्ड कहता है सेंटर में न्यूक्लियस भारी भरकम। क्यों? क्योंकि सबसे भारी चीज प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो न्यूक्लियस तो बहुत भारी होगा। उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, जिसका मास बहुत हल्का फुल्का है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हम बहुत ही नए तरीके से अगली क्लासेस में लेंगे, लेना पड़ेगा। आपको जो बताया उससे कुछ और डिटेल हमको, वो थीटा बीटा, एंगल डिफ्लेक्शन, वो सारे कैलकुलेट करके देने पड़ेंगे। सो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां बना दो इस इलेक्ट्रॉन को। मेरा सवाल रदरफोर्ड से जो है नहीं, तो मेरी क्लास अगर रदरफोर्ड बन जाए, को सिर्फ आपकी एक हिम्मत डेवलप करनी है। तुम साइंटिस्ट की तरह सोच के तो देखो, आज शुरू तो करो सोचना। महीने बाद तुम उस लाइन पे पहुंचने शुरू हो जाओगे जो उन्होंने सोचा होगा। आज से जरा एक बार सोचिए, अगर आप रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड पढ़ के आए, न्यूक्लियर पार्ट हैवी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है ड्यू टू दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी रदरफोर्ड कहता है मेरा ये हाथ धागा, इस धागे के एंड पे मैंने एक पत्थर बांध दिया, ये है रदरफोर्ड। ये
कि कोई मेरे से पूछे इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है, ये पत्थर घूम क्यों रहा है, क्योंकि मैं घुमाए जा रही हूँ, घुमाए जा रही हूँ। ये है रदरफोर्ड। अगर कोई कहे तो आप आई होप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जैसे ही मैंने हाथ घुमाना बंद करा और ये उंगली खड़ी कर दी, सारा धागा इस पे लिपट जाएगा। मेरे को चोट लगेगी वो अलग बात। तो ये जो फोर्स है, ये सन ने अर्थ पे ग्रेविटेशन लगा रखा है और प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा रखा है। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो आज के बाद कोई रदरफोर्ड पूछे तो दिस इज द साइन, ये है रदरफोर्ड। घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल परफेक्टली मैंने 9th 10th में यही समझ के बैठी हुई थी। मेरा सवाल जो मुझे जवाब नहीं मिला है, शायद मेरी ऑडियंस आज मेरे को कुछ जवाब के नजदीक पहुंचा। आई एम स्टिल सर्चिंग। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होता, क्योंकि आप ना रदरफोर्ड का एक इलेक्ट्रॉन के बाद उसकी लिमिटेशन करके सीधे बोहर पे पहुंच जाते, यही मेरे साथ हुआ। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा होता माई क्लास, वो इधर घूमता। ब्लू अलग अलग कलर से बना रही हूं क्योंकि आप मुझे बता पाए। इधर घूमता। कौन सी लोकेशन इन तीनों में से आप मेरे को सजेस्ट करोगे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां होगा? ये इलेक्ट्रॉन मैं बना दूं, कहीं आपको लगे क्या बनाया है। ब्लू बिल्कुल ऑपोजिट। ज्यादातर से वैसे यही सजेशन आता है। एनीवन? क्यों ब्लू? क्यों बिल्कुल ऑपोजिट? लाइक चार्जेस रिपेल। ओके, तो यहां होना चाहिए। रॉन्ग। कुछ और सोचो। अब ये कहना मत हमें रदरफोर्ड पढ़ाया नहीं था। मैं पिछले 15 मिनट से देखो तो आपको रदरफोर्ड में किसी ना किसी बहाने घुमा रही हूँ। बहुत देर से मैं बार बार रदरफोर्ड का डेंस, ये इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व होना, ये बार बार वहीं लेके जा रही हूँ। सो प्लीज फेस मी, आंसर मी। अगर 18 साल से आंसर नहीं आया है मेरे पास, तो देर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट कि मेरे आपके पास नहीं है। मैं थोड़ा और पुश करूंगी। ब्लू इज रॉन्ग, कंफर्म्ड रॉन्ग। कुछ और? रेड? क्यों? तुम्हें क्यों लगा कि रेड होना चाहिए? सोचो। एनीवन? ठीक है, एक ने रेड दिया। अभी इतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि हम अपनी बात को जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया ही कुछ नहीं गया है। सो मैं आपसे आज की डेट में जस्टिफिकेशन तो नहीं मांग सकती जी। कहीं भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी जगह हो सकती है। एनीवे इन दिस। तो हाँ, ओके ओके, ये मैं कह देती हूँ क्लॉकवाइज, राइट। और दूसरे वाला इसका जस्ट ऑपोजिट, ये भी बता दिया। बड़ा गड्ढा खोद लिया यार, बड़ी आगे की चीज बोल दी है, बट चलो एनीवेज। एनीवन? एक तरफ से आया है काफी डिप्लोमेटिक, विच इज एज्यूम टू बी एटलीस्ट लेस रॉन्ग। रॉन्ग तो आप भी हैं कि कहीं भी हो सकता है। कहीं से सबसे 18 साल से पूछ रही हूँ, सबसे ज्यादा जवाब है फटाक से ब्लू। क्यों? ऑपोजिट रिपेल। तो ये जितना हो सकेंगे उतना दूर होंगे। ये भी गलत। तीनों गलत है बच्चों। इसलिए मैं बड़ी कॉन्फिडेंट होती हूँ, कोई सही दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तीनों ऑप्शन गलत दी। दैट्स व्हाट अ साइंटिस्ट शुड थिंक। उसके पास हमेशा गलत ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसको कुछ और तो सोचना पड़ेगा। अब मेरी लाइन दोबारा सुनना। ये हिंट 4 बार डाल चुकी हूं मैं तुम्हारे सामने, तुमने पकड़ी नहीं। दिस इज व्हाट वी विल डू टू यू। सामने हिंट पड़ी है, सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट, हम अपने माइंडसेट को नहीं चेंज कर पाते। माइंडसेट क्या रखना है 11th 12th में? वो जो 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन तो डाल दिए मैंने। अगर मैंने ये आपको रेड ब्लू ग्रीन ना दिया होता, 90% ने सही आंसर देना था। आई प्लान्ड इट इन दिस वे कि इनके सामने दाना डालो, गलत तो चुगेंगे चुगेंगे, फंसना है। जी सर। Yes. दोनों येलो पे हो सकते हैं। ओके चल, मैंने कहा सारे ही गलत हैं बेटा जी। तो बट इट इज गुड कि कम से कम सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर, ये शब्द तो ला रहे हो तुम, कुछ साइंटिफिक टर्म्स तो ला रहे हो। सो ये क्वेश्चन पूछना आपको सिर्फ एक पिक्चर शो करना था। What we are going to do, not we, the authorities going to do with you when they serve you with 4 options. They will serve you with 3 wrong options so that you can be trapped. और उन wrong option में भी वो इतनी ज्यादा near to correct होती हैं कि आपको
काफी काफी कंफ्यूज किया जाता है, किसी में भी नहीं होगा। अब मेरी लाइन सुनिएगा और आंसर इसमें छुपा है, पकड़िएगा इसको। रदरफोर्ड का कहना है सेंटर में न्यूक्लियस, डेंस हैवी कॉम्पैक्ट बॉडी, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है लाइक अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन और लाइक प्लेनेटरी सिस्टम। अब पकड़ लोगे आप। दूसरे ऑर्बिट में, एक ही ऑर्बिट में, दूसरा अर्थ के ऑर्बिट में मरकरी घूमता है। तो जैसे ही मैंने उस साइड आपको लेके गई, सेंटेंस पूरा होने से पहले समझ आ गया क्या ही करके आए। तो व्हाट आई डिड इन लास्ट 20 minutes, आई मैनिपुलेटेड अ रॉन्ग आंसर, कह सकते हो आप ये बात। दिस इज व्हाट जेई नीट और 12th क्लास बोर्ड पेपर विल डू टू यू, स्पेसिफिकली जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट विल डू टू यू। मैम यही हो रहा था, लग ही यही रहा है, अरे पक्का देखा हुआ है मेरा ये क्वेश्चन। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो गलती से डरना नहीं है ये 2 साल। इस टेबल पे मैक्सिमम मिस्टेक कर लीजिए, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। डू इट इन इन माई प्रेजेंस, मेरे नंबर कोई कॉलेज दिला रहे हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट, जो सबसे कम गलती करता है क्लास में, जो सबसे कम मेरे को फेस करता है, जो सबसे कम क्वेश्चन पूछता है, वो सही दिन परेशानी में आ सकता है। क्या सोचेंगे, क्यों ये बड़ा स्टूपिड सा लग रहा है? ये कम स्टूपिड था जो तुम लोगों ने किया है? इक्वली स्टूपिड था प्लेनेटरी सिस्टम। एक तुम 6th 7th 8th क्लास के क्लासरूम में जाओ, चार्ट चिपके होते हैं सोलर सिस्टम के, सर सारे प्लैनेट्स के नाम लिखे होते हैं, प्लेनेटरी सिस्टम, प्लेनेटरी सिस्टम। वो वही सोचना था। बट आई फोर्स्ड यू टू गो इन दिस डायरेक्शन एंड आई वाज सक्सेसफुल। जब दोबारा मैंने हिंट डाली तब आपने काफियों ने पकड़ ली होगी। सो कोई भी लोकेशन तुम बोलते, इट वाज रॉन्ग। रदरफोर्ड के हिसाब से अगर एक्चुअली मेरे पास कोई बोलता तो इसका एक अलग ऑर्बिट बनता, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक और अलग ऑर्बिट में। बट हम जो ये गोल बना देते हैं, एक्चुअली रदरफोर्ड के हिसाब से ना ये गोल है भी नहीं, इलिप्स है। ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो राउंड है, बन गया मुझसे ऐसा। न्यूक्लियस तो राउंड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियस तो बिल्कुल ऐसे ही हैवी डेंस बॉडी, और ये पहला ऑर्बिट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये दूसरा, इसमें 2 घूम रहे हैं। ये तीसरा, चौथा, पांचवा। सोचो मैंने आपको यूरेनियम का एटम बनाने को दिया होता है, एटॉमिक नंबर है 90, 90 इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ते तुमको। 90 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने इलिप्स बनाते? 3 घंटे का तो यही हो लेता मेरा पेपर, 90 इलिप्स बनाने। ठीक ही हुआ ये रिजेक्ट हो गए। मैं तो यूरेनियम भी ना बना पाती, मैं 120 वाला तो क्या ही बना रही हूँ, कितने बनाते हैं हम। तो खैर वो भी आप अगली क्लास में देखेंगे रदरफोर्ड की गलती क्या थी। जो आपको बता के भेजी गई है उसके पीछे का लॉजिक आपको पता ही नहीं है, उसी के लिए हमें थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी जो 11th का सिलेबस है। तो आ गए हम क्लास 9 10 से बाहर आ गए। अब ये 9 10 के ऊपर ही चल रहा था, अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया। इसके बाद क्लास 9th में आपको रदरफोर्ड सेट करके, रदरफोर्ड बहुत कामयाब मॉडल माना गया क्योंकि उसने न्यूक्लियस पहली बार दिया, और वो आज तक 2025 तक चल रहा है। न्यूक्लियस को डिनाई करने वाला कोई नहीं है भाई। अगर नींद आ रही है तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, अगर उबासियां ले रहे हैं तो पहले ही दिन दिक्कत हो जाएगी। गले तक पेट भर के आए हैं भाई, 2:30 बजे आप लोग लंच करके आया करेंगे, तो गले तक नहीं भर के आएंगे, पेट को थोड़ा सा कम खा के आएंगे। अभी तो पहली क्लास है, 15 मिनट के अंदर ही हम तो गलती कराने के बावजूद भी हमें थोड़ा सा आलस आ गया है। तो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन समथिंग, लेट्स डू दिस। रदरफोर्ड ने एटम डिक्लेयर किया, हमने उसको सही माना। क्लास 11th यहीं से शुरू हो जाती है। रदरफोर्ड की कमी क्या है? रदरफोर्ड की कमी निकालने से पहले मेरे को रदरफोर्ड पे क्वेश्चन करने होंगे। तो रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर, एक स्पेसिफिक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है जिसका सिंबल होता है Z। एटॉमिक मास का सिंबल होता है A। और अक्सर यहां मैंने कुछ भी लिखा हो, अक्सर हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल में यहां Z लिखते हैं, यहां A लिखते हैं। बाद में फिर आप करने में कहीं भी कैजुअली लिख दीजिए, बट उन्होंने कहा था यहां लिखो, Z इधर और A इधर। व्हाट इज, सॉरी, Z नीचे और A ऊपर। A क्या है बच्चों? एटॉमिक मास। कोई बताएगा व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? वहां से पीछे से शुरू होते हैं। क्लास 9 10th कोई बताओगे मेरे को एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? एनी डेफिनेशन यू टू, कुछ भी क्लास 9 10 से नहीं भी आती तो इट्स ओके। यस, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलती है वो है एटॉमिक नंबर। और कुछ?
एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर मुझे डिफाइन करना है, मान लो, बिल्कुल सही बोला कि जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हो आप, वही होती है आपकी एटॉमिक नंबर। क्या होता है? सीरीज होती है एक टाइप, 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम का। और कुछ एटॉमिक नंबर के बारे में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज शी करेक्ट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या फर्क है दोनों में भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में? परफेक्ट, बिल्कुल सही। सो अब आते हैं, क्या बात हुई उसको हम इकट्ठा करते हैं। एटॉमिक नंबर का एक ही मतलब है आज आज की क्लास में आपके लिए, दैट इज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी केस। यस, कई केसेस में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर ही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एटॉमिक नंबर से करते हैं। बट ये सारा अब 11th यही चलेगी, जो जो इंफॉर्मेशन आपको रटाई गई है उस सब के पीछे के लॉजिक आएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। सो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहीं सीन में ही नहीं है, नेग्लिजिबल मास है ही नहीं जैसे ये, और सारी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पे है, राइट? सारी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पे है। एनीवेज, एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्लास 9th की एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मुझे आज करानी मजबूरी है, क्योंकि मेरे को अगली क्लासेस से इन्हीं मॉडल्स की धज्जियां उड़ानी है, इनकी गलतियां निकालनी है और नए मॉडल्स में एंटर करना है। तो पहले मेरे को पुराना मॉडल टाइट करना है अपना कि क्या है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4। एटॉमिक नंबर कितना है? 2। क्या मैं कह सकती हूं हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों? 2। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 4। तो इसमें अगर मैं जानती हूं ये मेरा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये मेरा है प्रोटॉन, तो कैन आई आस्क यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 2। तो यहां पर तो मेरा प्रोटॉन भी 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी 2 है, क्योंकि अगर किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है मतलब ना तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम बराबर हैं, न्यूट्रलाइज किए हुए हैं, जितने प्रोटॉन आंख बंद करके उतने इलेक्ट्रॉन, चार्ज ही नहीं है कोई। तो तीनों बता सकते हैं आप लोग मेरे को? नो यूज ऑफ पेन पेपर। मुझे आप लोग अभी जरा, 9th क्लास है, इस पे कोई लोड भी मत लेना। बोरोन का 9 है एटॉमिक मास और 5 है एटॉमिक नंबर। नाम मुझे भी याद नहीं हुए आपके, स्टिल क्या बता सकते हो इसमें प्रोटॉन्स कितने? 5, दिस इज प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने? 4, परफेक्ट। न्यूट्रॉन इज 4। इलेक्ट्रॉन कितने? सॉरी, मैंने उसकी तरफ देख लिया, आई एम सॉरी। हाँ, प्रोटॉन 5, 9 में से 5 गए, 4, न्यूट्रॉन 4। अब अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन कितने? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। मैंने पूछे इलेक्ट्रॉन, तो एकदम से ऐसे कोई पूछ ले तो एक बार को तो हड़बड़ा जाते हैं, बट थोड़ी देर में हो जाना फ्रेंडली इस चीज से। प्रोटॉन भी 5 होंगे, और क्योंकि बोरोन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब बोरोन अगर एक बॉल सोच लो आप, उसके अंदर 5 प्रोटॉन थे, 5 पॉजिटिव था, तो उसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन। 5 पॉजिटिव ने 5 नेगेटिव को मिला के न्यूट्रलाइज कर दिया, एटम इज 0, चार्ज इज 0। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने? 5। क्विकली, प्रोटॉन कितने? 17। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही लिख लो ना, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 17। और न्यूट्रॉन कितने? 18। तो ये तो कर ही लेंगे, पढ़ाएंगे ये, पूछेंगे ये, कॉपर। आई एम वेटिंग। प्रोटॉन कितने? 29। इलेक्ट्रॉन भी 29। और न्यूट्रॉन कितने? इसमें से ये माइनस कर दो, 34। ये कराया हुआ आपका, सिर्फ रिवीजन ले रही हूँ कि मेरे को अब एक फ्रेश नया टॉपिक लेना है, जिसके बारे में 1 इंच सुन के नहीं आए हो तुम लोग 9th 10th में। थोड़ी देर में वो शुरू होने वाला, मैं उसके लायक बना रही हूँ। कैसे?
वो जो 1 महीने से बोर्ड के बाद से फ्री बैठे और मम्मी के हाथ के पराठे खा रहे हो और घूम रहे हो, जो जंग लगा हुआ है उसको, और जिन 2-3 लोगों को उबासियां आ रही है उनकी नींद खुलनी है अब मेरे को नया टॉपिक लेके। सो ध्यान से इस चीज को पकड़िए, ये कभी भी मैं पूछ लूंगी बीच में। आप लोग बता रहे हैं, यस, नाम नहीं याद हुए इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, आप ही बिल्कुल। अब बैठ के यार, अब बड़े हो गए हमारे बराबर, बैठ के। ऑक्सीजन में प्रोटॉन, परफेक्ट। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 8। आपके पड़ोस में आयरन, प्रोटॉन 26, न्यूट्रॉन, परफेक्ट। इलेक्ट्रॉन 26, राइट। ये ना पूछू चलेगा? अब तो समझ आ गया सबको, ये पूछने की तो जरूरत नहीं है। कैटायन और एनायन थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, या मैं मतलब समझाऊंगी। स्टिल मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, उस फॉर्मूले को मत देखना बच्चों। फॉर्मूला तब है जब वैसे ना सोच पाओ। फॉर्मूला उनके लिए कि नहीं मैम हमसे नहीं सोचा जा रहा, हमें कोई फॉर्मूला दो। Na पॉजिटिव, राइट, कैटायन। इसीलिए यहां रदरफोर्ड ने कहा था आप एटॉमिक नंबर इधर लिखा करो, एटॉमिक मास इधर लिखा करो। पिछली स्लाइड पे मैंने सारे उनकी वादा खिलाफी करके इस साइड लिख रखे हैं, मेरा काम चल रहा है इसीलिए। क्यों रदरफोर्ड ने उधर ही लिखने को कहा? दिस इज अ क्वेश्चन इन क्लास 11th एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। व्हाई दिस सिंबल इज राइट, वेरी गुड। इस साइड चार्ज होता है, तो इस साइड चार्ज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन कितने, ऑल दो इसका आंसर आपसे पहले ही आ चुका है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अदलना बदलना, बट स्टिल प्रोटॉन कितने? 11। न्यूट्रॉन भी बता ही दोगे फिर भी, चलो 12, 12। इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, कैटायन का मतलब है उससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया। अगर मैं सोडियम हूं, मेरे से मेरा 11 में से 11 होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन। भाई जब प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होने चाहिए थे। लेकिन पॉजिटिव चार्ज लगाने का मतलब है किसी ने मेरे से मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब मेरे हाथ में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। एनायन का मतलब मैंने किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया। -1 नेगेटिव का मतलब मैंने किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, अपने पास रख लिया। तो क्लोरीन का अगर मैं आपको एटॉमिक नंबर दे रही हूं 17, एटॉमिक मास दे रही हूं 35, मुझे इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत हो गया। 18, 17, यानी इसी से कंफ्यूजन होता है जल्दबाजी में। एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, नहीं, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, और अगर कोई चार्ज है तो लेन देन हो चुका है। नेगेटिव चार्ज है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मांग के रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 18। धीरे धीरे आज ही से अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछने छोड़ देंगे, वो 9th 10th है। हम अगर आपसे पूछेंगे आज के बाद तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, चलेगा? तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन, ये तो समझ आ गया होगा। न्यूक्लियस का मैं कुछ नहीं कर सकती, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मुझे अब एक चीज आप लोगों से पूछनी है, आपने कभी सुना या सोचा है? नाउ वट एवर आई एम डूइंग यू हैव नेवर सीन एनीवेयर। तो यहां से आप क्लास के अंदर हैं, अब तक तो सारा पिछला बोर कर रहे थे हम आप। अब आप यहां से क्लास के अंदर है, अब तक तो लग रहा हो ये कब कब खत्म होएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मेरे को तो आता है। क्यों जरूरी था वो भी समझ आ जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है? कभी किसी साइंटिस्ट ने देखा? कोई माइक्रोस्कोप के नाम सुने? नहीं देखा जा सकता, क्यों? बहुत छोटा है। ओके, ये कितना भी छोटा हो, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इसी साल, आज से 200 साल बाद, विद ह्यूज एडवांसमेंट्स, कैन वी सी इलेक्ट्रॉन? नो। बहुत कॉन्फिडेंस से नो आ रहा है। कोई इसके पीछे जस्टिफिकेशन है हमारे पास, या पता है? सही बोल रहे हो क्योंकि आप लोग। फोटोन क्या होता है? परफेक्ट। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन के, लाइट आपने एक पार्टिकल। वर्ड्स, हाँ जी बोलो यजत। आपने पूछा फोटोन क्या होता है, मैं कहा लाइट पार्टिकल। लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल, यस, ये भी इस चैप्टर में सारा आएगा। यजत ऐसा पॉसिबल है? इफ इट इज ओके यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा। है पॉसिबल? कर सको तो कर लेना जी। मेरा सवाल ये, क्या आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्ड सुना है? क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं? नहीं नहीं, वो
उनको मेजर करते हैं। और कुछ सुना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में? कहीं देखा है, देखने का मौका लगा है? कुछ ही जगह है इंडिया में सिर्फ, इट इज नॉट इन एवरी लैब, राइट? और माइक्रोस्कोप बायो की लैब में देखा है, वो काला सा, उसको आप देखने से, उसके अंदर देखने से पहले, स्लाइड रखने से पहले क्या करते हो? नीचे एक ग्लास होता है, उसको जहां से भी लाइट आ रही होती है उसके लाते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और वो आपकी आई को हिट करता है, तब आप देख पाते हो। कुछ ऐसा शायद पता हो या समझा हो। वो एक माइक्रोस्कोप आपने देखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज वेरी वेरी प्रिसाइज और बहुत अच्छा मैग्निफिकेशन के साथ। उसके पीछे की टेक्नोलॉजी तो मैं नहीं समझा सकती, लेकिन आपको एक अंदाजा दे रही हूँ। सबसे अच्छे माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकती। यही इस साल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एंड में आएगा। तुम इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते, और तुम बता रहे हो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, और तीसरे ऑर्बिट में इतने। बोहर इसी पे उड़ा। हाउ कैन यू टेल इलेक्ट्रॉन 8 इसके अंदर है? तुम देख सकते नहीं हो। तो बोहर के पास कोई जवाब नहीं था, ही सरेंडर्ड, ही फेल्ड। देन केम न्यू मॉडल, जो वेव मैकेनिकल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। दिस चैप्टर विल गिव यू सो मच इनसाइट अबाउट द साइंस ग्रोथ, कहां पहुंचा दी। आज भी आप इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते, लेकिन उसके दम पे कितना कुछ करे बैठे हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मुझे एक बार देखने का मौका मिला है। मैं जहां से स्कूलिंग की है, वी हैव बीन लकी कि हम बिट्स पिलानी के आसपास ही रहते थे। तो बिट्स पिलानी नाम शायद सुना हो। तो हमारे टाइम में बिट्स पिलानी 3 आईआईटीज के बाद बीटेक कॉलेज माना जाता है। टॉप 3 आईआईटीज, देन कम बिट्स पिलानी, देन रेस्ट ऑफ द आईआईटीज। तो बिट्स पिलानी में हमें अक्सर एक साल में 5-6 बार उनकी लैब में जाने का मौका मिलता था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब मैंने पहली बार देखा, आई वाज इन 11th क्लास। इस रूम से डबल साइज का रूम है उसको रखने के लिए, एंड इट हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स। वहां वो लेंस लगा है, वहां से लाइट टकरा के इधर आएगी, इधर ये इक्विपमेंट लगा है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकती। तो ये इस चैप्टर के एंड में आएगा। भाई तुम इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते और चले हो बोहर मॉडल पढ़ के, और बना रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की 281, उसी को हमने कैंसिल करके 1s2 2s2 2p6 और 3s1 पे लेके आना है। सो अब आपका +1 का जेई एडवांस नीट मेंस का पहला टॉपिक, और आपकी एनसीईआरटी में इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन है, ज्यादा नहीं है। उसको शुरू करते हैं। आखिर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर कैसे हुआ? जब आज बैठ के आप लोग जानते हैं, हालांकि मैं चाहती नहीं थी आपको इतना पता हो कि हम इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते, मेरा प्लान नहीं था ये, कि 11th में आपको बिल्कुल पिछली नॉलेज का माइंडसेट नहीं रखना है, क्योंकि बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। तो आप लोग ठीक है, आज की जनरेशन अवेयर है और बहुत कुछ आपके हाथ में है नॉलेज, तो आप यूज कर रहे हो। बट अब सबसे पहले किसी ने ढूंढा कैसे इलेक्ट्रॉन, जो कि आज तक कोई देख नहीं पाया, फिर भी कैसे ढूंढा। सो अब हम जे जे थॉमसन की जनरेशन में पहुंचते हैं। आज से 100-150 साल पहले जब भी ये हुआ, लेट्स गो टू लैब विद हिम। जे जे थॉमसन के स्टूडेंट ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, उन्हीं के अंडर उनका रिसर्च करने वाले स्टूडेंट ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था। तो इट्स अ ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सोचिए उस जमाने में कैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई होगी, उसे बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बैठे 3-4 लोग हम में से साइंटिस्ट बन के, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब दिखने में, मैं भी दिखाऊंगी, मैंने गूगल से पिक ले रखी है एक, कि कैसा लगता है उसको देखना। एक इतनी बड़ी, समझ लीजिए कांच की ट्यूब, ट्यूबलाइट होती है ना पतली सी, ऐसी ही एक बहुत बड़ी ट्यूब उठाई, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, ग्लास की। तो अभी आप सब लोग मेरे साथ समझेंगे पूरे एक्टिव होके। थोड़ा सा कोशिश करिएगा अपनी गर्दन और सिर को सहारा देके ना बैठें, आप सो जाएंगे, ठीक है? होता है ये, एक तो सामने कोई पढ़ा रहा है, ऊपर से एसी है, और आप ये कर लो, बस नथिंग एल्स, बस तकिए की जरूरत रह जाएगी फिर। चलिए, एक ऐसी कांच की डिस्चार्ज ट्यूब ली जो दोनों साइड से सील कर दी है विद सम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बना रखी है कॉपर की। आपको कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो आप एक इलेक्ट्रोड के थ्रू पहुंचाते हैं, राइट? ये एक इलेक्ट्रोड, ये रही दूसरी इलेक्ट्रोड। इसको मैंने वायर से कनेक्ट करके एक बैटरी के साथ रखा है। आई एम टॉकिंग अबाउट बैटरी। और बैटरी की वोल्टेज बहुत हाई। आपके घर में क्या वोल्टेज की बिजली आती है? 220 वोल्ट। किसी फैक्ट्री वगैरह में आप देखोगे तो 440। और ये जो शहरों की शहर में जाती है, वो
पूरे पूरे शहर के लिए जो बिजली जाती है, चलो फैक्ट्रीज में 440 वोल्ट बनता है, राइट। और पूरी पूरी ग्रिड एक शहर से, पानीपत से हम पे बिजली आती है। पानीपत का जो है थर्मल पावर प्लांट, वो इस बेल्ट को प्रोवाइड करता है। कभी कुछ सुना है उससे बिजली किस उसमें आती है? आपने बोला 220, 440, 11,000 वोल्ट। कुछ कॉमन है मैथमेटिकली तीनों में? 11। जितने भी बिजली आती जाती है कहीं, वो 11 के मल्टीपल में आती जाती है। आप सोचिए, शहर की रिक्वायरमेंट अगर पूरी करनी है तो 11,000 वोल्ट है। देख रही है मैंने कितना दिया है? अंदाजा लगा सकते हो? पूरे शहर के लिए बहुत है ये। मैं इतनी बिजली दे रही हूँ, इतनी वोल्टेज पकड़ा रही हूँ एक बैटरी के थ्रू। तो ये बैटरी यहां मैंने इतनी सी बना दी है, ये कई कमरों से ज्यादा जगह घेरेगी ये अकेली बैटरी। मतलब यहाँ तो मैंने इतना सा बना दिया है। ये जरा से सेल जो होते हैं हमारे, पेंसिल सेल, 1.1 वोल्ट, मैं 10,000 वोल्ट दे रही हूँ। तो आप इमेजिन कर लो ये बैटरी कितनी बड़ी होगी। इस कमरे में आएगी नहीं, कितने बड़े बड़े कमरे रखने पड़ेंगे इसके लिए, वो अलग बात है। एनीवेज, कितना सेटअप लगा होगा इसके पीछे। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। 10,000 वोल्ट की बैटरी दी मींस वेरी हाई वोल्टेज। इस पे बंदा नहीं बचना, बंदा छोड़ो, कुछ नहीं बचना इतने हाई वोल्टेज पे। इतनी हाई वोल्टेज मैं इस कांच की पूरी ट्यूब के अंदर डाल रही हूँ। आई होप ऑल आर विद मी। एक नया एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, 11th का स्टार्ट यही है। इतना, और आपसे पूछूंगी, आप हैं थॉमसन के साथ बैठे हुए टेबल पे, क्या गेस करोगे ये हुआ क्या है? एंड आई वांट टू सी मेरे इस क्लासरूम में कौन बच्चा है जो आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट्स में उल्टे पुल्टे ही सही कंक्लूजन दे पाएगा मेरे को। वही चीज आज आपको पढ़ा रही हूं बस। तो यहां पर मैंने इसको, इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट किया? नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी। नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होने वाली इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट होने वाली को हम बोलते हैं एनोड। मैंने यहाँ एनोड छेद बनाए हैं, उसके अंदर परफोरेटेड एनोड है, थोड़े से होल्स किए हैं उसके अंदर कुछ इंटेंशन से। चाहूंगी तो मैं एक होल भी कर दूंगी, लेकिन अभी मैंने ज्यादा होल किए, धीरे धीरे मैं दिखाऊंगी एक होल से भी मेरा काम हो रहा है। ये जो मैंने कुछ बनाया इसको मत देखना, अभी कुछ नहीं। इसके अंदर आई मेड श्योर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है। उसके लिए मैंने एक पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप। वैक्यूम क्लीनर देखा है? अगर आप वैक्यूम क्लीनर को अपने हाथ पे लगाओ ना तो वो चिपकता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि वो सारी हवा खींच लेता है। व्हेन देयर इज नथिंग, टू थिंग्स विल बी बिल्कुल एक एडहेसिव की तरह जुड़ जाएंगी। कभी आप लोगों ने देखा होगा, एक रॉड आती है एक्सरसाइज करने के लिए, घर के दरवाजों में चिपक जाती है वैक्यूम। टेबल्स के ऊपर एक ग्लास वैक्यूम के पैकेट्स लगे होते हैं, उसके ऊपर चिपक जाती है। जब दो चीजों के बीच हवा नहीं है तो वो चिपकेंगी। कुछ भी नहीं है तो कहते हैं वैक्यूम। तो मैंने यहां पर वैक्यूम क्रिएट किया पहले तो। उसके बाद आई मेड श्योर बिफोर सीलिंग इट, इसके अंदर एक कतरा हवा का नहीं होना चाहिए, और थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस डाल दी बस। थोड़ी सी, बहुत थोड़ी, लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर वाली हाइड्रोजन गैस घुसा दी मैंने। तो अब आप मेरे को बताइए, क्योंकि आप साइंटिस्ट बैठे हैं मेरे साथ और आप मुझे कंक्लूजन देंगे, ये हुआ, इसका क्या मतलब था। पहले दो मैं दूंगी, तीसरे से यूजुअली हर साल बच्चों के कंक्लूजन आने शुरू होते हैं कि समझ आ जाता है मैम मांग क्या रही है। सो इसके अंदर क्या भरा है मैंने? हाइड्रोजन गैस। मेरी आंखों को नहीं दिख रही, इट इज कलरलेस, मेरे को नहीं दिख रही, लेकिन मेरे को पता है मैं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर के बैठी हूँ। भर दिया, थोड़ा दूर खड़े हो गए हम। यहां पर एक स्विच लगा रखा है, ठीक है? यहां एक स्विच लगा रखा है, इस स्विच को मैंने ऑन किया। स्विच को ऑन करते ही क्या हुआ? आप सब लोग, जहां मैं खड़ी हूं वहां डिस्चार्ज ट्यूब है, आप सब लोग इतनी दूर खड़े हैं, इतनी हाई वोल्टेज आ रही है तो मुझे डिस्टेंस बनाना है। आपको ग्रीनिश ब्लू ग्लो चमका एक एंड पे। बार बार करके देखा, अगले दिन फिर करके देखा, फिर वैक्यूम बनाया, फिर हाइड्रोजन गैस भरी, सब कुछ करके देखा, किसी ने तो गैस भी बदल दी। अरे नहीं, एक बार नियॉन भर के देखते हैं, हीलियम भर के देखते हैं, नाइट्रोजन भर के देखते हैं। भाई कुछ ही गैस भर दी, ग्रीनिश ब्लू ग्लो एट एनोडिक एंड। अगर एनोड में छेद ना होते तो ग्लो यहां मिलता। मैंने छेद बना रखे हैं तो इसके थ्रू ग्लो कहां चला गया? पीछे इकट्ठा। और ये पूरा हिस्सा मेरे को ग्रीनिश ब्लू ग्लो कलर का दिखा। पढ़ क्या रहे हैं हम? एटम। क्यों एटम पढ़ रहे हैं? डाल्टन कुछ बता के गया है, मैं उससे एग्री, यानी हम रदरफोर्ड से भी पहले पहुंच गए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड तो बताना इसलिए जरूर था कि 9th में क्या पढ़ के आया, मुझे बात करनी थी।
अब डेल्टन के बाद कौन आए? थॉमसन, रदरफोर्ड। इसके भी 50 साल बाद तो प्रोटॉन आया, उसके भी कई साल बाद आए रदरफोर्ड। तो हम बहुत पीछे पहुंच गए। तो अभी रदरफोर्ड नहीं है, पैदा भी नहीं हुआ है रदरफोर्ड, हम उस जमाने में पहुंचे हैं। तो हम सारे बैठे हैं भाई। जैसे ही मैंने हाई वोल्टेज दी, किसको? हाइड्रोजन गैस को। क्यों हाइड्रोजन चूज की होगी? एटम पढ़ना है, डाल्टन के बारे में कुछ हमें डाउट हो रहा है। सबसे छोटा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। इसीलिए मैंने हाइड्रोजन पकड़ा कि पहले मैं सबसे छोटे एटम को पढ़ूं, जिसमें कुछ मेरे को इंफॉर्मेशन मिले, तो फिर मैं बाद में बड़े एटम्स को पकड़ लूंगी। इसीलिए इनका इरादा था छोटे एटम्स को पढ़ने का। तो पढ़ लिया, छोटा एटम निकाल लिया। ग्रीनिश ब्लू ग्लो। तो अगर कोई मेरे को पूछे व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन, अगर मेरी क्लास मुझे कहे ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन में यहां मेरे को में ग्रीनिश ब्लू ग्लो मिला। एवरीवन, ग्रीनिश ब्लू ग्लो मिल गया मेरे को इसमें, ठीक है। इसका क्या मतलब है? पार्टिकल तब तक नहीं बोल सकता एक साइंटिस्ट जब तक कोई वजन तोलने वाली, कोई मास वाली चीज ना हो। क्योंकि आप जानते हो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैं कह रही हूं यू विल किल योर चैप्टर इफ यू विल थिंक फ्रॉम प्रीसेट। आप उस साल में पहुंचिए जिस साल इलेक्ट्रॉन इजाद नहीं हुआ था। अभी आप जानते हैं कुछ तो एटम के अंदर 27 पार्टिकल्स हैं यार, हम सब जानते हैं। प्लीज वहां पहुंचिए जहां थॉमसन था। उसको नहीं पता था, रदरफोर्ड अभी पैदा भी नहीं हुआ है कि वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, नहीं पता, बिल्कुल अंधेरे में है हम लोग। आप उनकी जिंदगी जी के देखिए एक बार। ग्रीनिश ब्लू ग्लो कलर। तो दो कंक्लूजन मैं बताऊंगी, तीसरा मेरी क्लास मुझे पता है फ्लो में आ जाएगी। एटलीस्ट जो लोग सुन रहे हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं कि एक साइंटिस्ट साइंस बनाता कैसे है, तो यहां पर मैं एक ही कंक्लूजन देती हूं, हो ना हो कुछ तो ऐसी इनविजिबल चीज आ रही है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही। कुछ तो इनविजिबल आ रहा है ग्लो, जिसकी वजह से बन रहा है। इनविजिबल चीज को आज की डेट में आप क्या बोलते हो? रेज। वंडरफुल, रेडिएशन नहीं, रेज बोलते हो इनविजिबल चीज को। तो जब जे थॉमसन और उनके 4 लोग, 6 महीना तो इसी कंक्लूजन पे लग गया उनको, गैस बदल बदल के देखा हर एक में। तो उनको ये समझ में आया, जब भी मैं किसी एटम को इतनी हाई वोल्टेज देता हूं, जब भी एटम ही डाले हैं हाइड्रोजन, जब भी मैं इतनी हाई वोल्टेज देता हूं, कुछ तो इनविजिबल रेज प्रोड्यूस होती हैं। सोचिए, इसके आगे उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने 6-8 महीना साल लगा दिया इस पे। तो कंक्लूजन क्या है? सम इनविजिबल रेज आर प्रोड्यूस्ड। तो जो तुमने कहा है वो अभी आने वाला है, तीसरा वही आएगा। इन रेज कुछ थी जो प्रोड्यूस हुई, यानी एटम से कुछ तो पैदा हुआ है अंदर जाके, जिसकी वजह से कलर आया। कलर ना आया होता तो मुझे दिखना नहीं था। कलर इज क्यूरियस। क्या कलर आया, क्यों आया, ऐसा क्या निकला जो मुझे दिखा नहीं? कुछ इनविजिबल होंगी। अब ये इनविजिबल वाली बात कैसे पता लगी? जब तो उन्होंने एनोड परफोरेटेड ली, तभी साइड ग्लो दिखा। जब तक एनोड परफोरेटेड नहीं थी, ग्लो एंड तक गया नहीं। तो ये सारा ही 6 महीना साल डेढ़ लगा के उन्होंने यही काम किया कि एनोड जो है वो परफोरेटेड हो और ये ग्रीनिश ब्लू ग्लो आए। तो इसका ऑब्जर्वेशन, इसका कंक्लूजन बनाइए कॉपी में। आई नीड इट। जेई एडवांस में इसके क्वेश्चन पकड़े जाएंगे, नीट में इसके क्वेश्चन पकड़े जाएंगे। आई नीड इट। बनाइए। तो नहीं भेजना। और मैंने कहा होगा, हो गए आप कि एक, आ, आपके मिल के गए थे फिर? अच्छा, कल पे 1-2 दिन पहले बात हुई थी, राइट, याद आ गया। या तो पूरा खोल के स्पेस वेस्ट होता है। ठीक है बच्चे जी। नो, फ्रॉम कैथोड। भाई देखो, करंट में अगर आप देखो, बस कुछ ऐसी चीजें जो भी आप बोल रहे हो ना, यही आने वाली हैं, यही डाउट्स आएंगे बहुत सारे, इसी को हम अभी करेंगे। मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट यहां से गया होगा। अच्छा, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके। करंट से रिवर्स किसकी डायरेक्शन होती है? केमिस्ट्री।
इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट बोलेंगे, फिजिक्स वाले उसके ऑपोजिट को बोलेंगे। यही सब अभी तीसरी चौथी कंक्लूजन से आना शुरू होगा। मैं इसीलिए हेजिटेट कर रही हूं बोलने में। अभी बोल के मैं वो कंक्लूजन खराब नहीं कर सकती जो तुम मुझे दोगे, वो तुम्हारा हिस्सा होगा, तुमने देना है। सो ये जो तुम्हारी कैथोड है, यहां तक तुम कहो करंट, तुम कहो इलेक्ट्रॉन, कहना भी इलेक्ट्रॉन ही पड़ेगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो डिस्कवर नहीं हुआ अभी, इसीलिए मेरे हाथ बंधे हैं, क्योंकि मैं थॉमसन की जनरेशन में हूं। मैं इलेक्ट्रॉन शब्द बोल नहीं सकती। जो भी है, एनर्जी गई, राइट। आप कह रहे हो यहां से गई, ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए यहां से मान लेते हैं, बट मैं क्या मान रही हूं, एनर्जी यहां ट्यूब के अंदर तो पहुंच गई ना, बस कहीं से भी गई, ट्यूब के अंदर एनर्जी पहुंची। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही ट्यूब के अंदर पहुंची, ग्रीनिश ब्लू ग्लो आ गया, बस। अभी इलेक्ट्रॉन वर्ड में नहीं बोल सकती, वही डिस्कवर होना है। उसी साल के बाद करंट आया, और वो करंट की थ्योरी हमें अगली क्लास में आएगी, मैक्सवेल थ्योरी। तब पता लगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से उल्टा होता है करंट का फ्लो। तो अभी हम बहुत साल पीछे हैं, अगली क्लास में वहां भी पहुंच जाएंगे, बट गुड इंटरवेंशन यही चाहिए मेरे को, कि इंटरवेंट करो। ये क्या बोल रहे हो आप, दिस इज व्हाट आई नीड, ठीक है। आ गया सबकी कॉपी में। मेरे को ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आप लिखने लगते हैं ना, तब दिमाग चमकता है, ये कैसे बोल दिया इन्होंने, इसका क्या मतलब है जी। एनोड कॉपर की बनी हुई है दोनों, ठीक है। ये है मेरे पास कैथोड, क्योंकि नेगेटिव है। ये है एनोड, और भी कोई रॉड है बेटा, क्लियर। कैथोड एनोड आ गया सबके पास। तो अभी तो मेरे को एटम डाल के एक चीज पता लगी भाई, हाई वोल्टेज लो प्रेशर में मुझे कुछ तो कलर मिला है, कुछ तो इनविजिबल रेज पैदा हुई हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं थे। हुई तो एटम से ही है, क्योंकि अंदर क्या है इस ट्यूब के अंदर, सिर्फ हाइड्रोजन गैस, हवा भी नहीं है, डस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं डाला हुआ, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस। इतना क्लियर। सेकंड, अगर सेकंड से ही आप मेरे को कंक्लूजन देने लगेंगे तो मोस्ट वेलकम। हर साल का मेरा एक्सपीरियंस है, दो कंक्लूजन के बाद तीसरी पे तो बच्चे शुरू हो जाते हैं, फिर पकड़ लेते हैं बात को। अब मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक से बात सेट हो गई, छोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं, उससे आगे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। फिर मैंने सारा सेटअप रखा, एवरीवन चेक। फिर मैंने सेम ट्यूब लाई, सब कुछ सेम किया। अगेन मेरी कोशिश है परफोरेटेड एनोड बनाने की। यहां पर मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी। अभी क्या है, डिजिटल कैमरा आ चुके हैं, आपके फोन में कैमरा आ चुके हैं, लेकिन अगर आपके पैदा होने से पहले जो कैमरा चलता था, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, मेरे एज ग्रुप वाले जो होंगे, एक कैमरे का रोल आता था, रील का। एक रील में 32 फोटोज अलाउड होती थी। वो जो कैमरा होता था ठीक ठाक भारी होता था, नॉट डिजिटल एट ऑल। उसके अंदर जो कैमरे की रील होती थी, अगर उसके ऊपर रोशनी पड़ जाए तो वो पूरी ब्लैक हो जाती थी। तो हम जब फोटोग्राफ खींचते थे तो हमें एक पुली प्रेस करना होता था, अब अगला फोटोग्राफ का फ्रेम आएगा, तो हम उस पे प्रेस करते जाते थे और फोटोज खींचते। तो एक रोल मतलब 32 फोटो, उसके बाद आपको रोल बदलना पड़ता था। वो था नेगेटिव, उस नेगेटिव से बनता था पॉजिटिव। उस जमाने की फोटोग्राफी का मतलब क्या था, इफ आई एम क्लिकिंग यू, आपने कभी मूवीज तो देखा होगा, ब्लैक कपड़े के अंदर घुस के फोटो खींचते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट साइंस। एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जाती है, जो है जिंक सल्फाइड की। अगर आपके हाथ में वो कैमरा, एंड आई एम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब मैटर, आई एम द ऑब्जेक्ट। आप एकदम से, जो बहुत पुराने जमाने में बहुत तेज फ्लैश लाइट का दिया जाता था, वो लाइट मेरे पे टकराती थी, और बस एक सेकंड के लिए वो मैन्युअली शटर खोलता था लेंस का, और वो लाइट टकरा के उस कैमरे पे जाती थी जिसमें प्लेट लगी होती थी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की प्लेट पे मैं छप जाऊंगी पूरी, और फिर उसको लैब में प्रोड्यूस किया जाता था। ऐसे होती है फोटो, अगर वो टेक्नोलॉजी की बात करूं। यानी जिंक सल्फाइड एक ऐसी चीज है, अगर वो किसी मैटर से टकराए, मैटर उससे टकराए, या मैटर से लाइट जाके उस पे टकराए, एनीथिंग, इस पे मार्क्स आ जाएंगे, इस पे वो छप जाएगा। तो अब मैंने फिर वही सारा तामझाम किया, चेक करिए, सब तामझाम सेम। अब के क्या हुआ, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जैसे ही मैंने यहाँ के स्विच को ऑन किया, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर छोटे छोटे स्पॉट्स मिले, जहां जहां से मैंने रास्ता अलाउ कर रखा था परफोरेशन से, छोटे छोटे स्किंटिलेशंस मिले, बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स। ऑब्जर्वेशन क्या रहा, स्पॉट्स या स्किंटिलेशन स्पार्कल्स जैसे,
ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। कंक्लूड कर पाएंगे उससे कुछ? धैर्य। इलेक्ट्रॉन आया नहीं है अभी तक, इलेक्ट्रॉन जैसी चीज है ही नहीं। क्या कह रहे हो? अगर इलेक्ट्रॉन वर्ड हटा दूं तो? यस, कोई मैटर था जो मुझे दिख नहीं रहा था। कितने महीनों तक मैं वो ग्रीनिश ब्लू ग्लो संभाले बैठी हूं, उसके आगे तो चलूं, फिर मुझे पता चलता है वो जो रेज आ रही थी ना, वो रेज के अंदर कुछ तो था जो मेरी आंखें नहीं देख पा रही थी। फोटोग्राफिक प्लेट पे छप गया वो छोटा छोटा, बहुत सारे पार्टिकल्स आए होंगे, बहुत सारे, तब जाके इस फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका निशान हम देख पाए। तो छोटे छोटे स्पॉट्स या स्किंटिलेशंस ऑन फोटोग्राफिक प्लेट गॉट अफेक्टेड। फोटोग्राफिक प्लेट पे दाग धब्बे दिख गए जी। ZnS जिंक सल्फाइड की प्लेट गॉट अफेक्टेड, और उसका कंक्लूजन आप लोगों ने बहुत बढ़िया दिया कि पक्का वो जो रेज जो मुझे दिख नहीं रही थी, उसके अंदर कुछ तो बहुत छोटा छोटा आ रहा था, और फोटोग्राफिक प्लेट पे सिर्फ मैटर हिट कर सकता है। मतलब दीज रेज आर मेड अप ऑफ सम स्मॉल पार्टिकल्स। कैन आई राइट दिस? आप भी लिखिए, लिखिए इसको। और जो लोग आज जबरदस्ती भी आए वो भी प्लीज इंटरेस्ट से बैठ के लिखिए, कोई कंपल्शन नहीं है। एटलीस्ट यहां से एक दिन आप एक डिस्कवरी लेके जाएंगे। वो इनविजिबल रेज, तो गलती से भी इस पूरे एक्सपेरिमेंट आप इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं ले सकते। पता है भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी नो, बट आप थॉमसन के साथ बैठो ना, उसे थोड़ा ही पता है क्या है, उसने अपनी लाइफ के 25 साल लगा दिए इस पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यजत? यस मैम। तो अगर कैमरा बंद हो जाता तो हमें लगता है बच्चा सो गया है या सैंडविच खा रहा है या घर में राउंड लगाने निकल पड़ा है। ऑनलाइन क्लास का मतलब तो यही है, कुछ ही कर लो, सोफे पे लेट जाओ। नहीं एवरीवन, नहीं मैम। ओके। ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन आ गया आपके पास। चलिए तीसरे पे आती हूँ मैं, जब तक कुछ लोग लिख रहे हैं सुने। ये आप लोगों ने कभी फिरकी देखी है कागज की? कभी सुना है वो, या देखा होगा पंखे के अगले जो तेज तेज घूमती है? पैडल व्हील कहते हैं उसको, या हिंदी में फिरकी कहते हैं। एक छोटे से डंडे पे बनता है फैन सा, और वो घूमता है। आपके आर्ट एंड क्राफ्ट और प्रोजेक्ट में भी बनवाते होंगे पैडल व्हील, राइट? अगली स्लाइड पे जाऊं उससे पहले मैं देखती हूँ क्या इमेजिनेशन में आप समझ पाओगे अगर स्लाइड ना भी दिखाऊं तो। जी, राइट। अब आप एक चीज सोचिए, बिल्कुल उस डिस्चार्ज ट्यूब के यहां बीच में, इधर बच्चों, अगली स्लाइड पे बन रखा है बट मैं बिना दिखाए बताना चाह रही हूं। यहां पर अगर मैंने एक कागज की फिरकी रख दी, पैडल व्हील, और उसका स्विच ऑन कर दिया, फिर से वो ग्रीनिश ब्लू ग्लो बहुत हो गया, देख लिया मैंने, अब उसको नहीं देख रही मैं, वो आ रहा है, मेरा हो गया उससे काम, मैं तो और चीजें खोज रही हूँ। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, मुझे क्या पता लगता है, दिखता है पेडल व्हील घूम गया, वो फिरकी घूम गई। अब आप सोचिए, ये है पेडल व्हील और ये इनविजिबल रेज आ रही है, मेरे को दिख तो नहीं रही, अब हमें सोचना ही है, टेबल पे बैठ के सोच रहे हैं जी। ये इनविजिबल रेज, एवरीवन लुक हियर। ये इनविजिबल रेज इस व्हील को टकराई, व्हील क्या हो गया? घूम गया। टकराने से क्या हुआ? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, अगर मास जीरो होता तो फोर्स क्या होता? जीरो। तो पक्का इन इनविजिबल रेज से फोर्स लगा, तभी पेडल व्हील घुमा होगा। फोर्स क्यों लगा? वो जो आप कह रहे हो ना फोटोग्राफिक प्लेट पे स्किंटिलेशन मैटर, कभी भी ऐसे किसी एक चीज पे मानते नहीं है, दो तीन वेरिफिकेशन लाने पड़ते हैं उनको, दो तीन वेरिफिकेशन बनाने पड़े, नहीं मानेगा कोई भी, आ जाएगा मैं ऑब्जेक्ट करने, थ्योरी फेल। तो क्योंकि पैडल व्हील घूम गया, इसका मतलब पक्का फोर्स लगा है। फोर्स तभी लग सकता है जब उसके अंदर कुछ तो मैटर हो, कुछ तो मास हो। तो जो आप कहेंगे, आप कंक्लूजन फटाफट दे दोगे मेरे को, इसका मतलब इनविजिबल रेज में कुछ मटेरियल था, कोई तो पार्टिकल था। अगली मेरी वैसे ये नहीं है, आपको थोड़ा सा पूछना था, बताना था कि यू पीपल आर नाउ रेडी टू टेक एवरीथिंग।
आप उस लाइन पे आ चुके हैं। कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इनटू इट। ये एक्चुअली ऐसे दिखता है। जब आप गूगल पे देखोगे ना, किसी पुरानी हमारे जमाने की बुक्स में देखोगे, तो ऐसा है डिस्चार्ज ट्यूब। हाई वोल्टेज, एनोड में एक ही परफोरेशन किया है, ये है कैथोड, और यहाँ ब्राइट स्पॉट फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मिला। जब मैंने परफोरेशन ही इतनी सी छोड़ी, तो मेरे को स्पॉट ही सिर्फ इतना मिला। क्यों ऐसा करना पड़ा होगा? क्या पता स्पॉट वैसे ही आ रहा हो। एक बार ब्लॉक करके देखते हैं। तो जब पूरा रास्ता ब्लॉक करके एक ही जगह को ओपन किया, उसी जगह के सामने स्पॉट मिला। पक्का रेज की वजह से स्पॉट था। बड़े सवाल दागे गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरी टीम बैठती है कि आपने एक ही फोटोग्राफिक प्लेट पे जगह जगह स्पॉट्स मिले, आप कहते हो मैटर है। क्या पता कुछ और हो, इस इलेक्ट्रिसिटी से ही कुछ आ रहा हो। कैसे कह सकते हो कि वो इनविजिबल रेज है? तो क्या आइडिया लगाया होगा थॉमसन ने? सिर्फ एक गैप छोड़ता हूं, अब देखता हूं। जब एक ही गैप छोड़ा तो इसी जगह स्किंटिलेशन आया। अब तो पक्का ये रेज थी, क्योंकि बाकी सारी जगह स्किंटिलेशन नहीं आया, रेज ब्लॉक हो गई। तो ये जस्ट आपको दिखाया कि ऐसी थी। अब मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंट, पैडल व्हील। आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है पैडल व्हील का मतलब क्या है। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखिए मेरे साथ, और कंक्लूजन लिखिए नंबर 3। ये पैडल व्हील है, घूम। आपको ये कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं। नोबडी विल आस्क यू दिस। बना ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन है पैडल व्हील रोटेटेड, और इसका कंक्लूजन है फिर से वही जो फोटोग्राफिक प्लेट में था। इसका कंक्लूजन है दीज रेज मस्ट बी मेड अप ऑफ, मस्ट बी मेड अप ऑफ सम स्मॉल, स्मॉल इसलिए क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा, सम स्मॉल पार्टिकल। नोटेड एवरीवन? तो आपके पास ऑब्जर्वेशन भी आ गया और ये भी आ गया। आज की डीपीपी बुकलेट का एक बार देख लेना, सबको पहुंचानी है अब जी। सो आपके पास पैडल व्हील का रोटेशन आ गया, सब कुछ आ गया, ये भी आपके कंक्लूजन भी आ गया। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी? नेक्स्ट इज, सिंस ही वाज क्रिश्चियन, उन्होंने क्या किया, बीच एक क्रॉस, अपना रिलीजियस क्रॉस रखा। ठीक है, मेटल का रिलीजियस क्रॉस रखा। अब आपको एनोड हम दिखा भी नहीं रहे, पता है एनोड है, जहां भी है उसको हम बाद में बात करेंगे। फोकस अब मुझे क्या चाहिए? जो बात सेट हो चुकी। क्या बात सेट हो चुकी? कुछ तो रेज पैदा हुई हैं, किससे? कैथोड से। तो क्या अब मैं इन रेज का नाम कैथोड रेज कर दूं? कह सकती हूं। वो जो रेज इनविजिबल पैदा हो रही थी, ग्रीनिश ग्लो वगैरह वगैरह, वो जो रेज हैं, उन रेज को क्या नाम दे रही हूं मैं? कैथोड रेज। तो अब मैं कैथोड रेज बोलूं, पहचान जाएंगे क्या है? एनी गेस कैथोड रेज क्यों बोला है मैंने? क्योंकि ये ओरिजिनेट ही कैथोड से हो रही हैं। अगर आपसे मैंने पूछा कैथोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश, ऑब्वियसली नॉट। मैं कैथोड अगर यही बोलने वाली हूं, इस डैश में कैथोड नहीं भरना। फिर से सुनिएगा, नेगेटिव टर्मिनल, ओके, बैटरी और कुछ, ठीक है, बोथ आर नॉट रॉन्ग, और स्पेसिफिक होते हैं। कॉपर, कैथ वंडरफुल, कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेटल ऑफ द कैथोड। इसी के, अगर टाइम बचा इसी सवाल का जवाब दूंगी। मेटल कहां से आ गया अब आपका बीच में? इसी के जवाब धीरे धीरे थॉमसन आके देंगे, मैं बताता हूं, पहले तो तुम डिस्कवरी समझो। सो कैथोड रेज के रास्ते में अगर मैंने एक मेटल का क्रॉस रख दिया, तो सामने एक स्क्रीन लगा दी मैंने, पतला सा कागज, उस पर उसकी शेडो दिख गई। भाई शेडो से क्या पता लगा मुझे कैथोड रेज के बारे में? बोलो भाई। अभी तो मैं बोलूंगी बोलो लड़की, क्योंकि नाम नहीं पता मेरे को। व्हाट्स योर नेम? भूवी, राइट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के बीच में रखने से उसकी शेडो आ रही है, इसका क्या मतलब है? आपकी फिजिक्स आएगी सीन में अब। लाइट रेज, भाई लाइट तो है नहीं, ये तो कैथोड रेज है। हाँ, कुछ कुछ लाइट से रिलेटेड।
हाँ, ये फोटोन्स यार तुम लोग ले आए हो। अभी कम से कम 80 या 90 साल बाद एक साइंटिस्ट पैदा होंगे जिनका नाम है प्लैंक। इसी क्लास में हम लेके आएंगे, वो लाए हैं फोटोन। प्लीज फोटोन भूल जाओ, कुछ नहीं है फोटोन। और कुछ? बस एक्सप्लेनेशन सही हो या गलत हो, चाहिए मेरे को ऐसे ही, आपकी अपनी भाषा। ये जो फोटोन सुन लिया है, कहीं इलेक्ट्रॉन सुन लिया है, कहीं मटेरियल सुन लिया है, यार छोड़ दो, अब उसको कुछ नहीं होता, वो नहीं चाहिए। आप आज से 150 साल पहले बैठे हो, मेरे को बताओ। कुछ रेज आ रही हैं जो आपने बोला, कुछ कुछ टुकड़े सही हैं आपके, आपके भी। कुछ रेज आ रही है, बीच में मैंने एक मेटल रखा है। यस, यस। अब दूसरी चीज आती है, मैं पूरा कर दूं मैं क्या बोल रही थी। मैंने कोई ऑब्जेक्ट या मेटल रख दिया बीच में और उसकी शेडो बन गई। पक्का दीज रेज आर, जो इन्होंने जवाब दिया, स्टॉप्ड बाय दीज मैटर। जो भी मैटर मैंने रखा, बट मेरे को कोई मेटल के क्रॉस को थोड़ी ही ढूंढना था, वो तो मैंने खुद ही रखा है, वो मैटर है। यस, बट ऑब्जर्वेशन सही है। These rays must be stopped by this metallic object, heavy metallic object, जिसकी वजह से शेडो बनी। तो मेरे को तो ढूंढना है कैथोड रेज के बारे में कुछ। क्या इन्फ्रेंस निकलेगा मेरी, ये वाली कोशिश करें। देखो इस वक्त किसी को कुछ नहीं आ रहा है, करो ट्राई। हाँ, जो उसको बोल रहे हो मुझे बोल दो यार। बोलो बोलो बोलो। नहीं, मेटल तो मुझे सारा पता है, सोच लो, मेटल के बारे में मेरे को कुछ नहीं चाहिए ना। हो गया यार, काफी काफी साल से वही चल रहा है, थॉमसन भी बोर हो गया है इससे। तभी नहीं बनाई। यस, मूविंग पार्टिकल्स, वो तो आ गया पेडल व्हील से। ठीक है, रेज को स्टॉप कर दिया, यहां तक तुम बच्चे सही हो। वंडरफुल। लाइट किसी ने बोला था, मेरे को उम्मीद जागी वो बच्चा बोलेगा। शेडो लाइट में ही बनती है। अब सोचो, ये एक बल्ब, छोड़ो केमिस्ट्री, फिजिक्स पे आते हैं। ये बल्ब, इससे लाइट आ रही है, मेरा हाथ बीच में, लाइट रुक गई, ये हिस्सा डार्क हो गया, तभी शेडो बनी। अगर लाइट यूं टकरा के, आई होप सब यही देख रहे हो, लाइट यूं टकरा के यूं मुड़ के यूं चली जाती, शेडो नहीं बननी थी। आप कभी बैल्कनी में बैठे हैं, एक कार बहुत जबरदस्त हॉर्न दे रही है, इरिटेट होते हैं और बहुत गुस्सा आता है। कानों तक हॉर्न पहुंच गया, साउंड वेव्स। फिर यूं झांक के देखते कौन गधा है, देखते हैं ना, इरिटेट होते हैं ना। फिर देखते हैं अच्छा ये रेड वाली है, ये फलाने की है। आपको देखने के लिए यूं होना पड़ा, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। साउंड तो टकरा के बैल्कनी से करते करते अंदर कमरे में हूं, मेरे कानों तक पहुंच गया। साउंड इज नॉट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, बट लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। मेरे को यूं देखना पड़ता है। इसीलिए लाइट की वेव्स, रेज, जो भी आप शब्द बोलते हो, उसी से शेडो बनती है। इससे भी शेडो बन रही है, मतलब जो बोली दिया आप में से किसी ने, मतलब कैथोड रेज पक्का स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। तो ये बनाए या ना बनाए, अब तो ऑब्जर्वेशन लिखिए सिर्फ, और कंक्लूजन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे पास, तो ये फोटोन, अब कोई ना अभी सोचे ना, प्लैंक साइंटिस्ट आएंगे वो पूरा बताएंगे आपको फोटोन क्या होता है, कहां से उनके दिमाग में आए, होती क्या चीज है। तो इसी चैप्टर का पार्ट है वो भी। सो ऑब्जर्वेशन क्या है, शेडो बनना, शेडो ऑफ अ metallic cross kept in between cathode and OB। तो शेडो बनने का इन्फ्रेंस, ऑब्जर्वेशन से मेरा इन्फ्रेंस या कंक्लूजन क्या आया, कैथोड रेज मस्ट बी ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। पक्का ये रेज जो है स्ट्रेट। ये तो तुम्हें दिखाया, इनविजिबल थी, दिख तो रहा ही नहीं था, ये तो मैंने एरो बनाया, दिख नहीं रहा था। अच्छा वो परफोरेशन भी, कितनी भी छोटी हो, माइक्रोस्कोपिक है ये पार्टिकल्स। मुझे नहीं पता ये वाला निकल के यूं तो नहीं चला गया, इतना छोटा परफोरेशन है। जब आपको दिखाने के लिए चीज को मैं बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। अगर आप देखें, इस एक पेन की डॉट में
कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, वो वाले जो एक्चुअल पार्टिकल मैं बात कर रही हूँ, 6 × 10⁻23 तो आराम से आ सकते हैं। कैन यू इमेजिन ये कितने ट्रिलियन होगा, ये ट्रिलियंस में जाएगा। तो उन्होंने कहीं यूं और यूं तो नहीं कर लिया, वी कैन नॉट, जब तक कुछ दिख नहीं रहा हम वेरीफाई नहीं कर सकते। इसमें सबूत सामने आ गया, भाई शेडो बन रही है देख लो, ठीक है। वो एक अंदाजा लगा होगा डेफिनेटली कि अब ये भी इसी से आइडिया आएगा, करके देखते हैं ताकि मेरे पास प्रूफ हो जाए। आपको लग रहा है, उसके लिए जब तक आप साइंटिफिक प्रूफ नहीं देंगे तब तक कोई मानता नहीं, उड़ा देती है साइंटिफिक कम्युनिटी बुरी तरह। सो आ गया सबके पास, ये लास्ट पे पहुंचती हूं मैं, लास्ट पे। एंड आई अप्रिशिएट अगर आप क्वेश्चंस पूछें तो, क्योंकि यहां से दिमाग चलना चाहिए, कुछ खटकना चाहिए, बहुत 150 साल पुरानी चीज है, खटकना ही चाहिए। लास्ट हमारा इन्फ्लुएंस क्या रहा, थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश तो मैंने की है, गड़बड़ हो सकता है। अब मैंने क्या लगाया, एक मैग्नेट। तो आप लोग अगर सारे यहां देखें उसका डायग्राम समझ आ जाएगा। ये थी मेरी डिस्चार्ज ट्यूब, इधर था कैथोड, इधर ये एनोड। यहां मैंने शीशी की बाहर, कांच के बाहर, यानी कि ट्यूब के बाहर ऐसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, समझ पा रहे हैं। यहां मैग्नेटिक फील्ड, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, इस तरह से मैंने मैग्नेट लगाने की कोशिश की। डॉटेड डॉटेड वाला पीछे की तरफ है। अब मैंने सारा काम फिर से किया, चेक एनोड किधर पहुंचा दी मैंने, दिख रहा है। इसके बाद मैंने उम्मीद क्या की थी, सारे स्पॉट्स इधर पैदा होंगे, मुझे इधर मिलेगा सब कुछ। ग्रीनिश ब्लू ग्लो कहाँ मिलना चाहिए, ग्रीनिश ब्लू ग्लो मुझे मिलता यहाँ, लेकिन मुझे पता है इसके बाद इसको आगे खिसकना चाहिए था, इस ग्लो को पूरी ट्यूब भर जानी चाहिए थी, और इधर सारा फोकस हो जाना चाहिए था ग्रीनिश ब्लू ग्लो कलर का, रेज जाएंगी जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेट लगाई, ये मैग्नेट के एक एंड को पॉजिटिव और एक नेगेटिव बोल सकती हूँ एवरीवन। एक एंड होता है जैसे बैटरी का होता है, वैसे ही मैग्नेट का एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। सारी की सारी रेज, थोड़ी देर बाद क्या देखा, जैसे ही ऑन किया, अब इसके बाद आई थिंक आप यू ऑल विल जंप टू द कंक्लूजन, ये वाला एंड था मैग्नेट का पॉजिटिव, ये वाला एंड था नेगेटिव। सारी की सारी कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। क्या कंक्लूजन निकालूं, हाँ इधर से, इधर का सुन लिया, इधर से कहीं से आ रहा था। इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उधर से आया। इट दे कैथोड रेज पार्टिकल्स मस्ट कैरी सम चार्ज, विथ चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव, इसलिए नहीं कि हम पढ़ के आए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अभी अभी आया नहीं है, डिस्कवर हो रहा है। क्योंकि ये कैथोड रेज के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, तुम लोग लगे पड़े हो बताने में, इतने प्रूफ कर चुके हो, थॉमसन को मैं कह रही हूँ इतना तो तुम बता ही चुके हो, आपके इतने पार्टिकल्स हैं। ये सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड ऑफ मैग्नेट की तरफ चले गए, मतलब इनके ऊपर, खुद के ऊपर क्या चार्ज रहा होगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट। इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं था, दिस वॉज ब्रेक थ्रू। क्योंकि ये बात हमेशा से सेट है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो अब लिखिए मेरे साथ, ऑब्जर्वेशन एज वेल एज कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन क्या है, कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर तो उसके बाद हमें और कॉन्फिडेंस आ गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा, सेम रिजल्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्जर्वेशन क्या रहा, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों में क्या मिला मेरे को, अप्लाइड, बाहर से जब मैंने लगाई तो कैथोड रेज गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो इसका कंक्लूजन क्या है बालकों, कैथोड रे पार्टिकल्स मस्ट बी अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो खुद ही लिख लो कंक्लूजन। आज जब क्लास एंड होगी, ये जो पीडीएफ है जो मैंने लिखा है एज इट इज, आपने ऐप डाउनलोड की होगी, जिन्होंने नहीं की आज कर लीजिएगा। एंड पे अंजना केमिस्ट्री क्लासेस और आईओएस पे क्लास प्लस ऐप आप डाउनलोड करेंगे, जब आप रजिस्टर करेंगे उसमें 10-15 मिनट लगते हैं उस प्रोसेस में, ये सारे नोट्स आपको स्टडी मटेरियल में दिखेंगे। जब आपको बैच शो होगा, बैच को क्लिक करोगे, उसमें ऊपर वीडियो असाइनमेंट
टेस्ट सब, और एंड में होगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, यही वाले जो आज हमने पढ़े हैं, यही सेम मेरा ये सब लिखा हुआ विद एवरीथिंग अपलोड हो जाएगा, कि कुछ मिस हुआ हो तो आप वहां से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आ गया कंक्लूजन सबके पास कि these cathode ray particles must be negatively charged। मैं पूरा एक सेंटेंस बोल रही हूं, चेक इफ आई एम यूजिंग सम रॉन्ग वर्ड। Cathode rays consist of very small negatively charged particles which are moving in straight line from cathode to anode. All words are correct. Should I repeat? Cathode rays consist of very small negatively charged particles which are moving from cathode to anode in a straight line manner. ये था पूरे एक्सपेरिमेंट का नतीजा, फैक्ट्स। तब लगा जे थॉमसन को, सोच आई आपको, ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम हम देते हैं इलेक्ट्रॉन, ये आए कहां से? फिर सोचा ट्यूब के अंदर डाला क्या था बच्चों? हाइड्रोजन, सबसे छोटा एटम। और हमने इंश्योर किया था कोई डस्ट, कोई डर्ट, कोई हवा पानी कुछ नहीं होगा अंदर। पक्का ये छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर थे, जो इतनी हाई वोल्टेज से निकल पड़े उछल के बाहर। इतनी हाई वोल्टेज थी, एटम संभाल नहीं पाया, टूट गया। टूट गया तो उसके अंदर से छन से क्या चीज निकली? इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए सामने मैंने क्या लगा रखी थी? एनोड। अब हम थॉमसन से एक एक चीज की वजह पूछेंगे, ठीक है, मान लिया। अब आप वेरीफाई करो, हां आप सही थे। तो अब हम वो पूछेंगे, तो चेक, क्या लिखा है मैंने कैथोड रे पार्टिकल्स के बारे में, चेक एंड नोट। अभी हम एंड पे जा रहे हैं क्लास की, चेक एंड नोट। तीसरा पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट। ये कैथोड रेज, बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे थॉमसन ने, सारे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ये हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कैथोड रेज जिस चीज पे पड़ी उसको गर्म कर दिया, मतलब उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट भी था, जिस पे पड़ी उसको गर्म कर दिया। एक्स रेज पेनिट्रेशन इफेक्ट, मतलब ये दीवार से, फर्श से, मेटल से पेनिट्रेट कर गई, ये हर सरफेस से पेनिट्रेट कर गई। ऐसा नहीं है कि आप इस दीवार के ऊपर कैथोड रेज डालोगे तो बाहर नहीं जा रही, ये बाहर भी जा रही। शेडो बनी थी। पेनिट्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी पेनिट्रेट मतलब वहां तक पहुंच जाए। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या है? पेनिट्रेट करने का मतलब अगर मेरे यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है तो मेरे अंदर पेनिट्रेट कर रही है, बट यहाँ से थोड़ी निकल रही है वो। पेनिट्रेट करना मतलब अंदर घुस जाना, ठीक है, सरफेस पे, नॉर्मली हर जगह पे इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट देखा गया, अंदर घुस गई। ये छोटी छोटी और चीजें थॉमसन ने बताई जो मुझे याद रखनी है, इनके एक्सपेरिमेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हम, आज समझ में आता है मेरे को, इलेक्ट्रॉन किसी को सपना आया था या उसके पीछे एफर्ट, किसी ने कैसे सबूत दिया कि भाई एटम के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन निकला है। तब भाग के गए जे थॉमसन की डिस्कवरी के बाद, डेल्टन के पास चिट्ठी गई, और ये वैसे ही लेटर्स, और अब तो मेल जाता है, पहले चिट्ठी जाती थी, कि आपकी थ्योरी को चैलेंज करने के लिए एक डिस्कवरी हो चुकी है, क्या आपको कुछ एक्सप्लेन करना है? डेल्टन सरेंडर्ड। डेल्टन ने यहां सरेंडर कर दिया। मेरा तो पहला पॉस्टुलेट ही तुमने उड़ा दिया, एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इसको फर्दर और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा नहीं जा सकता। डेल्टन सरेंडर्ड। क्यों? एटम के अंदर से ही निकाला। ये कन्विंस हो गए आप लोग, एटम के अंदर से ही निकला। क्यों? क्योंकि ट्यूब के अंदर था ही सिर्फ एटम, हाइड्रोजन का। ये इलेक्ट्रॉन किधर से आया? पक्का उस एटम से आया। क्यों भाई? एटम को क्या आग लगी पड़ी थी जो इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया उसने? आपने 10,000 वोल्ट जो दिया वो आग से भी ऊपर दिया है। वो 10,000 वोल्ट जो आपने उस एटम को दिया, उसने तैर फैड़ मचा दी एटम के अंदर। जो है बेटा बाहर निकाल। टूट गया एटम। एटम टूटते ही बहुत कुछ निकला, 27 पार्टिकल निकले हैं। एक पार्टिकल पढ़ा है मैंने अभी, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जे थॉमसन का लेटर जाते ही डेल्टन हैज टू सरेंडर। आई टोटली सरेंडर, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, सो प्लीज मूव ऑन, कैरी ऑन। और यहां से जे थॉमसन खड़े हुए।
कि डेल्टन वाज रॉन्ग। फिर जे थॉमसन के स्टूडेंट ने आके प्रोटॉन डिस्कवर किया, उनके फिर जूनियर ने आके न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पैदा हुए हमारी साइंस में, और ये सब्जेक्ट आया। सो चार्ज बाय मास रेशियो पे मैं बात कर चुकी हूं आप लोगों से। मैंने इलेक्ट्रॉन और का चार्ज बाय मास निकलवाया नहीं था, जरूरत भी नहीं है, आप घर पे निकालेंगे ये, क्योंकि मैंने सबसे पहली स्लाइड पे आपको, वी आर एंडिंग, ऑलमोस्ट एंडिंग, एक दो चीजों के बाद मैं आपको सबसे पहली स्लाइड पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दे के आई हूं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, मास पता है, तो आप उसका रेशो कभी भी मैं पूछूं निकाल के मेरे को दे सकते हैं। चार्ज और मास पता है सबको? क्लियर है? दिखा दिया मैंने। चलिए, अब मेरे को सिर्फ एक टर्म पूछनी है आपसे, उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। हमारा हो तो गया ही है। क्या मेरी क्लास दोबारा से, क्योंकि क्लास रिवाइज हो रही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बच्चों? बिना कॉपी में देखे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। गुड। इलेक्ट्रॉन का मास 9.31 इंटू 10⁻, केजी, केजी याद रखना। ठीक है, प्रोटॉन भी हो ही जाएगा, न्यूट्रॉन तो और इजी है मेरे लिए। वन मोर थिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब खोलो दिमाग, पढ़ाने के बाद पूछ रही हूँ, कि फिर कहोगे पढ़ाते ही हैं पूछते हैं। यस, दिस इज क्लास 11th। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप मेरे से एटॉमिक नंबर पूछ सकते हो आज, कि मैम एटॉमिक नंबर दो, ऐसे नहीं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, क्योंकि चार्ज नहीं है। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। कुल मिला के कितने? 10। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपने बता दिए, इसमें बता दिए, चेक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ममता मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है तुम क्यों पूछ रहे हो, बट एनीवेज, चलो जो ममता मैम ने बोला वही पकड़ लेती हूँ। आपको क्लास में जिस भी चीज में जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चीज समझ नहीं आएगी, दोबारा तिबारा हजारों सवाल, जो हमारी होमवर्क की डीपीपी आपके फोल्डर में डाल दी गई है, काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ नहीं भी होंगे, वो सब डील करेंगी ममता मैम। ममता मैम बैठे हैं, एंड शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर डाउट्स। होमवर्क आया नहीं मैम, सबके बीच तो पूछ नहीं पाए, नींद आ रही थी, पेट दर्द हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था। शी इज बेस्ट इन टेकिंग डाउट्स। इनके साथ आप कुछ भी स्टूपिड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ भी। बट कई बार होता है ना, मैम ने 2 बार क्लास में बताया था, उसके बाद भी मेरे से नहीं हुआ, कैसे पूछ लो? उसके लिए ममता मैम इज सिटिंग हियर। क्लास से 15 मिनट पहले भी आ सकते हैं, 15 मिनट बाद में रुक के उनसे पूछ के भी जा सकते हैं। जितनी भी जान खाने वाला काम है, प्लीज ज्योति मैम और ममता मैम की जान खानी है आप लोगों ने। बोथ आर स्टैंडिंग इन क्लास। सो अब NH3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बच्चों धैर्य ने नहीं बताया कोई जवाब। क्या नाम है आपका? यस, गौतम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, आई थिंक करेक्ट। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछ सकते हो, चाहिए तो 7, 3, 10। कुछ कुछ सिमिलैरिटी मिली? दोनों में 10 है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उन स्पीशीज कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ये जरूर आना चाहिए कॉपी में। आज की आखिरी टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चेक कराना बच्चों, इसमें बहुत बढ़िया है, ये मुझे बहुत पसंद है। H3O पॉजिटिव और H2O और CH4, इन तीनों में कौन से 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? H3O पॉजिटिव, H2O और CH4, इन तीनों में से कौन से 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक? CH4 में तो हम गिन ही चुके हैं, कितने? 6, 4, 10। H2O में कितने? 8 और 2, 10। पता नहीं, मैंने तभी तो पूछा है, अभी देखते हैं। H3O पॉजिटिव में गिन के बताओ। ये दोनों 10। अभी मेरा ये रह गया है, तीनों ही है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। बच्चों ध्यान से, हाइड्रोजन 3, 3 होने चाहिए 11, बट इसका क्या मतलब है? एक छीन लिया गया, 11 में से एक और चला गया, 10। क्लियर? तो आज मेरे को इलेक्ट्रॉन आपके सामने लाना भी था, और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इस चैप्टर में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, इस चैप्टर में नहीं, 2 साल
वो सारे क्लोज करने थे। तो आज की क्लास को मैं किस पे डेडिकेट कर रही हूँ? हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। आप लोगों ने कभी एक्सरे देखा होते हुए? किसी को कराना पड़ा है आज तक? हाथ पैर तोड़े हैं मतलब। तो जब एक्सरे, अरे बहुत लोगों ने, एक्सरे जब होता है तो एक मेटल की प्लेट होती है, उसके आगे आपका हाथ अगर लगा है, चोट हाथ पे, हाथ आगे रखा जाता है। उसके बाद वो एक कुछ मशीन होती है जिसका पूरा माउथ आपके हाथ तक लाते हैं, और कुछ पता नहीं आती होंगी रेज, आपको तो दिखी नहीं, रेज आती है, पीछे मेटल प्लेट रखी होती है, और वो कहीं ना कहीं किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे चला जाता है, जो एक्सरे की ब्लैक फिल्म, जैसी एक्सरे की ब्लैक फिल्म है ऐसे ही हमारे जमाने के कैमरे की ब्लैक नेगेटिव होता था, बिल्कुल वैसा ही, जो वो वाले रोल वाले कैमरा होते थे। आप ये सोचो, जो आपके हाथ पे रेज आई हैं वो क्या हैं? एक्सरे हैं। पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेट करती हैं स्किन को, बोन की फोटो लेके वापस चली जाती हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट पे आपका बोन छप जाता है, और वो प्रोड्यूस कर लेते हैं लैब में, थोड़ी देर लेते हैं वो उसको प्रोड्यूस करने में, आपको पकड़ा देते हैं। वो जो रेज आई वो कैसे प्रोड्यूस हुई? अगर मैं इन्हीं कैथोड रेज को किसी हार्ड मेटल के ऊपर हिट करूं, इन्हीं कैथोड रेज को, एक्सरे रूम्स बहुत बड़े होते हैं, आई होप यू ऑल नो, बहुत बड़े रूम्स होते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि बंदे को लेटाना है, उनके पीछे का जो बैकअप होता है ना, वहां वो बैटरी और बहुत कुछ रखा होता है, बहुत पावरफुल बैकअप चाहिए होता है उनको। सो यही एक्सरेज, सॉरी, यही कैथोड रेज जो मेटल के क्रॉस पे टकराई थी मैंने, अब वो मैं किसी मेटल, टंगस्टन मेटल की प्लेट पे टकराती हूँ। जैसे ही ये कैथोड रेज टंगस्टन मेटल की प्लेट पे टकराएंगी, ये क्या प्रोड्यूस करेंगी बच्चों? एक्सरेज। वो एक्सरे आपके हाथ पे आएगा, टकरा के फोटोग्राफिक फिल्म पे चला जाएगा, और आपके बोन को पेनिट्रेट नहीं करता, स्किन को पेनिट्रेट करके लौट जाता है, फोटो वहां छप जाती है। वो है फोटोग्राफिक प्लेट पे छापते हैं, प्रॉपर जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जिससे फिर वो काला काला लाके देते हैं आपको। So this is how these rays are used till today in your day to day life. आज के बाद कभी कोई एक्सरे फिल्म देखो, एक्सरे करो, तीन चीजें जरूर सोचना: जिंक सल्फाइड, और दूसरी चीज, पक्का कैथोड रेज टंगस्टन पे टकराई होंगी, स्किन को पेनिट्रेट करी होंगी, बोन की फोटो, बोन का इंप्रेशन लेके कैमरे में रिसीव, मतलब फिल्म पे रिसीव हो गई होगी। क्लियर? गुड क्वेश्चन आस्क्ड। एनीबडी? एनीथिंग? इलेक्ट्रॉन के बारे में सब क्लियर हो गया, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, आज तक इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं देखा है, 200 साल बाद भी नहीं देख पाएंगे। मैंने किसी से पूछा तो आप लोगों ने फोटोन शोटोन दे दिया, हम तो अभी थॉमसन के जमाने में हैं, हमें नहीं पता ये फोटोन की बात क्या हो रही है, क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल कोरे हैं इसमें। आगे आने वाली क्लास में हम फोटोन भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, और ये बात भी सेट करेंगे कि साइंटिस्ट कितनी बड़ी चीज थे, देखे बिना इतना कुछ बता दिया। ह्यूज रिस्पेक्ट। कोई एक्सीडेंटल डिस्कवरी सुनी है आप लोगों ने? अचानक से होगी, बिना बात के, प्लान कुछ और कर रहे थे, हो कुछ और गया। एक्सरेज याद आया होगा कुछ तो आपको कि एक्सरेज इज एक्सीडेंटल डिस्कवरी। कोई और एक्सरेज के अलावा कभी सुनी हो ये साइंटिस्ट कर कुछ और रहा था, हो कुछ और गया, डर के मारे ये कर दिया वो कर दिया? रबर, किचन में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वाइफ ने आना नहीं था 5 घंटे तक, और लगे थे किचन में कुछ करने, बेल बजी और पता चला वाइफ आ गई। तो उस जमाने में गैस सिलेंडर्स तो होते नहीं थे, अंगीठियां होती थी, उन्होंने जो भी उस पैन में था वो सारा का सारा उस अंगीठी पे डाल दिया, डर के मारे कि उसको दिखे ना, और एकदम से फ्यूम्स आई और ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस तैयार हो गया, विच वाज इलास्टिक एंड रबर प्रोड्यूस हुआ। हैव यू हर्ड ऑफ बेंजीन? बेंजीन सुनते हैं? बेंजीन इज ऑल्सो एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक्सीडेंटल डिस्कवरीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज, और ये ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विद दीज एक्सीडेंटल डिस्कवरीज इज कॉल्ड एज सिरेंडिपिटी, अचानक से। तो सिरेंडिपिटी वर्ड कभी सर्च करना, यू विल फाइंड सो मच इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज, जो आज की लाइफ ना होती ऐसी जैसी है उन गलतियों की वजह से। तो सिरेंडिपिटी के बहुत केसेस अपने इस साल आएंगे, एंड वी विल बी डिस्कसिंग। तो मेरी क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास में आप लोग आते हैं, मुझे बताना बेंजीन की डिस्कवरी में क्या सिरेंडिपिटी है। हो सके तो गूगल नहीं, किताबें, ठीक है आपके पास किताबें ना हो तो गूगल कर लीजिएगा। व्हाट इज द, जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड द सीन, सिरेंडिपिटी इन बेंजीन। बेंजीन में ऐसा क्या अचानक सपना आया जो उनको लगा बेंजीन ये है? मेरी क्लास में कौन बताएगा? अगली क्लास में कौन ढूंढ के लाएगा? एनीवन वॉलंटरली ढूंढ के लाएंगे? गूगल कर लेना यार, गूगल तो करना आता है। तो एनीवन जिसको, यस, यस, यस,
स्नेक सपने, जो मैं बोलती हूँ ना, मैं पूरा साल बोलती रहूंगी, पता नहीं ये हाइजनबर्ग के पेट में क्या दर्द हुआ जो उन्होंने बोला, इनको क्या सपना आया जो उन्होंने बोला। एक्चुअली सपने में बेंजीन आया था। नहीं, स्केल्स तो नहीं, कुछ और पूरा पढ़ के आना। स्नेक सपने में आया था, उसने बताया था बस। कैसे, अब ये मेरी क्लास अगली क्लास में बताएगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आप